हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनएडिटेड विद अतुल। यार, अगर मैं आपसे आज ये पूछूं कि आपने क्या सोचा था कि आप 24 साल की उम्र में क्या करेंगे या आपके फ्यूचर प्लान्स क्या होंगे। जनरली ऐसा होता है कि 24 की एज एक ऐसी होती है कि हम लोगों को नहीं पता होता कि आगे क्या करना है। हम हसल कर रहे होते हैं, हम फिगर आउट कर रहे होते हैं कि क्या करना है। बट जो आज का जो मैंने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है वो किया है मिस्टर कनिष्क चौहान के साथ, जिन्होंने 24 साल की उम्र में अपना स्टार्टअप स्टार्ट करा है। फ्रेंड्स, कनिष्क के साथ मेरे को बात करते हुए पता चला कि कनिष्क का जो स्टार्टअप है, ये लोग काफ़ी सारे कंपनीज के लिए वेबसाइट्स बनाते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, गेम्स डेवलप करते हैं। एंड फ्रेंड्स, जब मैंने इनका काम देखा तो वाकई मतलब इतना अच्छा काम मैंने आज तक किसी का नहीं देखा था। इतनी अमेजिंग कूल वेबसाइट्स इन्होंने बनाई हुई थी, इतने अच्छे डिज़ाइंस थे, मतलब माइंड ब्लोइंग डिज़ाइन थे वेबसाइट के। एंड बातचीत के दौरान मेरे को ये भी पता चला कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ जो कि दिल्ली में है, उनकी भी वेबसाइट इन्हीं लोगों ने डेवलप करी है। और आज की डेट में जो वेबसाइट इन्होंने डेवलप करी है, वैसी वेबसाइट का ये चैलेंज दे रहे हैं कि ऑल ओवर इंडिया कोई ऐसी नहीं बना सकता। मतलब लैक ऑफ स्टूडेंट भी अगर उस साइट पे विजिट करें तो उसका सर्वर क्रैश नहीं होगा। एंड कनिष्क के साथ बात करते हुए मैंने ये भी जाना कि काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को एंड जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के नहीं हैं, जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं, उनको ऑफर करती हैं कि हम आपको 6 महीने में, 8 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बना देंगे। तो क्या वाकई 6 महीने में कोई फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है? उसके बारे में बात हुई। एंड देन प्लेसमेंट्स के बारे में बात हुई। कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स क्या क्या स्ट्रगल फेस करते हैं, कैसे कैसे उनको प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए ताकि उनकी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था वो था कि क्या डीएसए ज़रूरी है। एंड डीएसए के बाद फ्रेंड्स हमने डिस्कशन करा कि कैसे कैसे आपको एक इंटर्नशिप लेनी चाहिए ड्यूरिंग कॉलेज टाइम, कि आप कैसे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करना है। एंड रिज्यूमे बिल्डिंग कैसे करनी है। काफ़ी सारे लोगों के रिज्यूमे रिजेक्ट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रिज्यूमे अच्छे से बनाया नहीं होता। तो इन सारी बातों पे आज काफ़ी खुल के डिस्कशन हुआ। आई होप ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर आपके कोई भी डाउट हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड तो आप उनको कमेंट में मेंशन करना। मैं अगले पॉडकास्ट में कनिष्क के साथ उनको क्लियर करूँगा। तो चलिए पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। कनिष्क भाई, 24 साल की उम्र में यार स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया यार। कॉन्ग्रेचुलेशन यार। थैंक यू सो मच। यार जैसे आपने स्टार्टअप करा है अभी स्टार्ट, मेरे को आपकी जर्नी थोड़ा सा पहले से बताओ, कॉलेज लाइफ से, एंड उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर आपके स्टार्टअप पे आएंगे। बिल्कुल। तो कॉलेज लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग थी, बढ़िया था। एक जर्नी जो मेरे को बहुत याद रहेगी और अच्छी भी रही मेरी। जब मैं कॉलेज एंटर हुआ, जब फर्स्ट सेमेस्टर होता है, एज अ नॉर्मल कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट नहीं पता होता कि यार क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो हमारे कॉलेज में फर्स्ट उसमें पहली लैंग्वेज थी पाइथन। तो वहाँ से शुरू हुआ। पाइथन मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई और ना ही मैं लेक्चर्स में ध्यान दे रहा था। क्यों? क्योंकि कॉलेज की मस्ती चल रही थी। तो वहाँ से शुरू हुआ थोड़ी जर्नी और कैसे कैसे करके बस पास हो गए। पर फिर मैंने सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा इसको सीरियसली लेना शुरू किया कि नहीं यार, अब कुछ करते हैं। जब सिखा भी रहे हैं ये, हमारा कॉलेज में पाइथन और नेक्स्ट सेमेस्टर में जावा शुरू हुआ था। तो मेरे को था यार, अगर ये जावा अब शुरू कर ही रहे हैं तो करते हैं, लेट्स ट्राई। तो वहाँ से मैंने अपना कोडिंग जर्नी थोड़ी सी स्टार्ट करी। तो जावा मैंने सीखा काफ़ी अच्छे से, इंटरेस्ट बनने लग गया। तो फिर मैं बेनेट कॉलेज में था उस फर्स्ट ईयर में। बेनेट यूनिवर्सिटी दैट इज़ इन ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा। वहाँ पे था। तो सेकेंड सेमेस्टर में तो उनका एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था कि वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कराते थे। ओके। तो हर सब्जेक्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है, कोई असाइनमेंट नहीं, नथिंग, बट लास्ट में आपको एक प्रोजेक्ट दिया जाएगा, उसके हिसाब से आपके इंटरनल मार्क्स डिसाइड होंगे। और ये हर सेमेस्टर में होता था? हाँ, ये हर सेमेस्टर में होता था। तो इस वजह से ये भी था कि हमें फर्स्ट में जैसे पाइथन था, मैंने एक्चुअली नहीं बनाया था, मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प कर दी थी बनाने में। पर वो ये फिर मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर थोड़ा सीखा कि नहीं यार, अब इस बार खुद ही बनाऊंगा। वहाँ से मैंने जावा का देखा, यार मैं क्या कर सकता हूँ जावा से। फिर मैंने देखा अच्छा जावा से मैं ऐप्स बना सकता हूँ। ऐप्स कैसे बनती है? तो अच्छा एंड्रॉयड ऐप्स बनती है, ठीक है। एक एक स्टेप मैंने थोड़ा रिसर्च करते रहा कि अच्छा अब कैसे बनाना है। सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके फिर आगे बढ़े। फिर अब आइडिया सोचना था कि क्या बनाना है। तो अब बहुत सारे ऑनलाइन यूट्यूब पे वीडियोस थे कि ये प्रोजेक्ट बना लो, ये बना लो, हेलो वर्ल्ड ऐप, कैलकुलेटर बना लो, टू डू वाले ऐप बना लो। बहुत बेसिक बेसिक वो थे प्रोजेक्ट्स। मेरे को नहीं, मेरे को था यार अब बना रहे हैं तो अच्छा करते हैं कुछ। और ये मेरा ना हमेशा से रहा है, ये इवन स्कूल टाइम। कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर बहुत चलता है। हाँ, बहुत चलता है। पर ये मेरा स्कूल टाइम से हमेशा रहा है कि कुछ अगर कर रहे हो ना तो थोड़ा अलग से करो, भीड़ में मत चलो। मतलब ये एक चीज़ थी मेरी।
तो मैंने बोला चलो ठीक है, शुरू करते हैं, लेट्स ट्राई। तो मैंने एक आइडिया सोचा कि मैं एक ऐप बनाता हूँ। अलग अलग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं अभी। उस टाइम पे एक्चुअली मैं लैपटॉप ढूंढ रहा था अपने लिए, तो मुझे था कि यार एक लैपटॉप चाहिए। अब मैं भाई अमेजोन पे भी देख रहा हूँ, फ्लिपकार्ट पे भी देख रहा हूँ कि कौन से लैपटॉप्स हैं, क्या प्राइस है। मैंने बोला यार इसका ऐप ही बना देता हूँ ना, कि सही है, मैं एक ही जगह पे लैपटॉप सर्च कर लूँगा, सारे मेरे को आ जाएंगे, प्राइस कंपेयर करके मैं वहीं से मंगा लूँगा। और ये भाई कौन से ईयर की बात है जब आप ये बीटेक फर्स्ट ईयर में, बीटेक सेकंड फर्स्ट सेमेस्टर, ईयर में ये फर्स्ट आपको ईयर आइडिया में। आ गया हाँ, कि आपको ऐप बनानी है? यस। तो फिर मैंने बोला चलो यार ठीक है, लेट्स स्टार्ट। कि अब जीरो नॉलेज कोडिंग की, जावा मुझे इंटरेस्टिंग लगी। मैंने नॉर्मल हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम्स बनाए थे, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं सीखा। पर मैंने बोला चलो देखते हैं। सो वन ऑफ माई मेंटर्स, उनसे मैंने बात करी। ही वॉज एक्चुअली लाइक ऐसे 6 years of 7 years of एक्सपीरियंस था उनको उस टाइम पे। मैंने उनसे पूछा यार कैसे शुरू करूँ। तो उन्होंने बोला देख सिंपल सी बात है, कोई भी टास्क है ना, कोई भी बड़ा सा, जितना बड़ा टास्क तू सोचेगा, सबसे पहले एक छोटे प्रॉब्लम पे ले आ उसको, द स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम दैट यू नो हाउ टू सॉल्व। और ये मैं एक्चुअली इसके थ्रू ये भी बताना चाहता हूँ, ये बाकी लोग अप्लाई करें अपने कोडिंग जर्नी में, इट्स गुड। अगर आप बिल्कुल छोटा, अब जैसे आपको क्या आता है, मुझे आता था हेलो वर्ल्ड लिखना। बोलते हैं हेलो वर्ल्ड लिखना आता है ना तेरे को, एक बेसिक ऐप बना जिसपे सामने हेलो वर्ल्ड लिखा है, कर सकता है। मैंने बोला यार ये तो लग रहा है डूएबल, कुछ नहीं करना। तो देखा मैंने कि कैसे कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड लिखना है मुझे, ठीक है हेलो वर्ल्ड लिख दिया, बन गई पहली ऐप। और पहली ऐप का नाम रखा हेलो वर्ल्ड ऐप। तो वो एक अच्छा, एक गुड वहाँ से स्टार्ट रहा। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा अब आगे का सोच, छोटा सा, अब क्या कर सकता है। मैंने बोला यार अब नेक्स्ट तो मैं सोच रहा हूँ फ्लिपकार्ट और अमेजोन को ले लेता हूँ मैं इसमें। कि मैं बोलते भाई तू बहुत आगे चला गया, ये तो वापस आ, नीचे आ, वापस सीढ़ी पे नीचे एक उतर। रियलिटी चेक भी जरूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है, एंड दैट्स द एक्चुअली द रोल ऑफ अ मेंटर, कि अब कौन से डायरेक्शन में आपको जाना है। ठीक है, तो मेरे को अगर वो मेंटर नहीं मिलते ना, मेरे को ये गाइडेंस नहीं मिलती, मैं भी कुछ ना कुछ ऐसी करने लग जाता कि यार नहीं बन रही है, पर यार कोडिंग तो बहुत मुश्किल है, बहुत बेकार है। पर ये जो छोटे टास्क थे, दे वर इम्पोर्टेंट। तो फिर वहाँ से फिर मैंने बोला चलो ठीक है, अब नेक्स्ट टास्क ये हो सकता है। फिर छोटे छोटे टास्क करते 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 मैंने एक्चुअली वो ऐप बनाई। और फिर वहाँ पे मैंने, जब पूरी ऐप बन गई और वो डिसेंट बन गई थी, मैंने सोचा चलो इसको प्ले स्टोर पे भी अपलोड करते हैं, कि अब तो बनी गई है। और कॉलेज में भी मेरे को एक्चुअली उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिले, सब चीज़ वॉज प्रीटी गुड, और मेरे को इंटरेस्ट भी आ गया कि अब यार कोडिंग तो लाइक जम रही है, अब मज़े आ रहे हैं। बट मेरे को फिर इससे मतलब 2-3 लर्निंग्स मिली। एक कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है, दैट इज़ वे टू मच। आप थ्योरेटिकली कितना भी पढ़ लो, नहीं हो सकता, कंपेरेबल ही नहीं है वो। Correct. और सेकंड चीज़ है कि मेंटर होना ज़रूरी है। कौन आपको क्या गाइड कर रहा है, कैसे गाइड कर रहा है, कैसे आप एक छोटा टास्क कर सकते हो, वो सब सोचना ना, वो फर्स्ट ईयर में कोई नहीं बताता आपको, कोई कॉलेज नहीं बताता, कोई प्रोफेसर्स नहीं बताते। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ से मतलब मेरी कॉलेज की लाइफ शुरू हुई थी, कोडिंग की जर्नी। फर्स्ट ईयर ऐसे ही ख़त्म हुआ, सेकेंड ईयर फिर शुरू होता है हमारा। कोविड एक्चुअली उस टाइम पे हिट कर गया था, तो पूरा रिमोट हो गया सारा का सारा। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात निकल के आती है कि जब मेरे दोस्त सारे के सारे ऑनलाइन गेम्स खेलते थे, पूरी पूरी रात वो गेमिंग कर रहे थे, मैं वहाँ पे गेम नहीं खेल के एक्चुअली मैं काम कर रहा था। मैं नई नई लैंग्वेज, और मेरे को आदत लग गई थी यार कि ऐप्स बनानी है। अब मैंने इतने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इवन मेरे फ़ोन पे राइट नाउ मेरी जो टेस्ट ऐप्स हैं वो अभी तक हैं, एंड आई हैव लाइक अप्रॉक्सीमेटली 30 ऑफ देम राइट नाउ जो बना रखी है मैंने, छोटी छोटी ऐप्स, पर कुछ कुछ कर रहा हूँ। तो वहाँ से ना मेरे को एक आदत लग गई काम करने की। फिर जैसे ही सेकेंड ईयर शुरू हुआ, जब पता चला कोविड यार अभी तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं खुल रहा, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर इंटर्नशिप अलॉन्ग विद कॉलेज। फिर मेरे को पता चला कि एक इंटर्नशिप है, उनसे पूरी बात हुई, उनका इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस हुआ। दैट वाज माय फर्स्ट इंटर्नशिप। प्राइस भी मैं बताऊंगा इवेंचुअली कि जर्नी में कैसे ग्रो हुआ हूँ प्राइस मामले में। वहाँ पे मैंने पहली अपनी इंटर्नशिप करी, अकेले मैंने उनकी 3 महीने में पूरी ऐप बना दी। देन इंटर्नशिप, फिर कॉलेज एग्जाम्स आ रहे थे, मैंने छोड़ दी, कॉलेज एग्जाम्स दिए। आफ्टर कॉलेज एग्जाम्स 1 महीने बाद मुझे उनका कॉल आता है कि यार गणेश क्या कर रहे हो। तो मैंने बोला कुछ नहीं कर रहा, बताओ। तो बोलते हैं अभी कोई इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो। मैंने बोला नहीं अभी तो नहीं, बट मैं कर लूँगा काम, क्योंकि कोविड तब भी चल रहा था। तो बोलते यार तुम वापस आ जाओगे, क्योंकि जो हमने वापस तुम्हारे बाद हायर किया है उससे काम नहीं हो रहा। ओके। तुम कर पा रहे थे, तुम बहुत सही काम कर रहे थे, वी विल इंक्रीज योर सैलरी एज वेल, तो तुम आ जाओ काम कर लो। तो उन्होंने सेकंड टाइम मेरे को बुलाया, और फिर वहाँ पे मैंने सैलरी नेगोशिएट पहली बार करी
कि मैंने बोला नहीं मैं इतने नहीं लूँगा, मैं इतने लूँगा, ये वो। फिर वहाँ से एक और बार मैंने वो इंटर्नशिप करी, 2 महीने और चला, आई कंप्लीटेड देयर प्रोजेक्ट, और फिर वो इंटर्नशिप भी खत्म हो गई। यार एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना कि कॉन्फिडेंस जब भी आता है, आपको सामने से बंदा फोन करके बुला रहा है तो आप थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते कर हो सकते कि हो, आपके yes, काम की वैल्यू है। yes, yes। तो बेसिकली मैंने खुद भी अपना कैलकुलेट किया, दे गॉट द प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट के लिए, दे वर गेटिंग प्रीटी गुड अमाउंट। उनका प्लान आई थिंक यही था कि दे विल हायर समवन एल्स एज वेल, मेरे साथ साथ जिस जो ऐप में काम कर दे। पर जब उन्होंने मेरा पेज देखा, क्योंकि मेरे को अब इतना आ रहा था, मैंने इतने ऐप्स बना लिए अपने पूरे कोविड टाइम में, तो उनको हुआ कि यार ये खुद ही कर रहा है, अकेले ही कर रहा है, तो सही है, सस्ते में काम करा लो। एंड दैट्स एक्चुअली वो ये कि उन्होंने कुछ हायर भी नहीं किया। अब दूसरा बंदा आया, वो सेकेंड ईयर का, वो भी सेकेंड ईयर का था, नहीं आता उसको, उन्होंने हायर तो कर लिया कि ये भी संभाल लेगा प्रोबेबली, पर वहाँ से थोड़ी सी वैल्यू थोड़े मिला कि यार अच्छा है, चलो कुछ तो कर रहा हूँ मैं अपने लाइफ में, अच्छा लगा मुझे। तो फिर बस यही सब होते होते फिर एक और बार इंटर्नशिप करी, 2 महीने के बाद वो ख़त्म हुई। फिर मैंने कॉलेज वापस चल ही रहा था मैं, बट अपना करते गया, अपनी ऐप्स बनाते गया। इसी बीच में कोविड का सेकेंड वेव हिट हुआ, राइट। और सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा नीड आ गई थी लोगों को फॉर द रिसोर्सेज। तो जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गए, बेड्स हो गए, हॉस्पिटल में नहीं मिल रहे थे। विद इन 7 days आई क्रिएटेड एन ऐप अपने दोस्त के साथ मिलकर एक, और हमने पूरी की पूरी ऐप पूरा अच्छे से बैकएंड बनाया, उसका सब चीज़ बनाई जितना हमें नॉलेज थी उस हिसाब से, कि यार लोगों की हेल्प करनी है। तो पूरी उसमें हमने सारे इन्फॉर्मेशन, वी क्रिएटेड अ स्मॉल व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल, हमने 100 लोगों को जोड़ा उस ग्रुप में कि यार तुम प्लीज़ हमारी हेल्प करना। और लोग इतने ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे उस टाइम पे कि दे वांटेड टू हेल्प। तो काफ़ी इजीली टीम बन गई और अच्छी टीम भी थी, सबको ऐप भी चली गई। फिर वहाँ पे एक्चुअली इशू आ गया कि हमने प्ले स्टोर पे डालने का सोचा ऐप को कि सब लोग डाउनलोड करेंगे। हमने अपने ऐप का नाम रखा था कोविड हेल्प। ओके, तो कोविड, एक्चुअली आप ये वर्ड यूज़ ही नहीं कर सकते हो प्ले स्टोर पे। ऐसा क्यों? इनकी एक पॉलिसी है कि जो जो हेल्थ केयर में है, तो या तो आपका हेल्थ केयर में स्टार्टअप हो, या आप एक गवर्नमेंट एजेंसी हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, तो यू कैन यूज़ कोविड इन योर ऐप नेम, वरना नहीं कर सकते। तो अब हमने बोला चलो ठीक है, हम नहीं करते, हमने उसका ऐप का नाम चेंज कर दिया, रिसोर्स हेल्प कर दिया, कि रिसोर्सेज वी आर प्रोवाइडिंग एंड लाइक हेल्पिंग फॉर रिसोर्सेज। तो रिसोर्स हेल्प करके हमने वापस ऐप डाली। अब जब ऐप टेस्टिंग में गई तो वहाँ पे उन्होंने वापस बोल दिया कि तुम जो कर रहे हो ये नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी है, प्लस यू आर स्टिल यूजिंग द कोविड वर्ड अंदर ही अंदर, यू कांट डू दैट। अच्छा, ऐप के अंदर भी अगर कोविड नेम है तो भी? तो भी नहीं। तो मतलब उन्होंने एक्चुअली शायद से पूरी, जब टेस्टिंग होती है तो पूरी ऐप की टेस्टिंग होती है प्रॉपर्ली, उन्होंने आई थिंक देखा होगा और उन्होंने बोला नहीं यार ये तो उन्होंने वापस रिजेक्ट कर दी। एंड ये प्रोसेस एक्चुअली थोड़ा लंबा डिले चलता है, थोड़ा लेके से 15 days, तो 2 बार रिव्यू में ही लग गए। तो 15 दिन में तब तक थोड़ा सा और बेटर होने लग गई थी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ कोविड की चीज़ें। तो फिर चलो लाइक नहीं हो पाया, वी क्रिएटेड अ टीम, हमने सब चीज़ करी, पर मज़ा आया। लाइक जो भी इवन लेसन्स मिले कि यार ऐसे नहीं होता, ऐप बनाना इज़ नॉट द थिंग, ऐप के बाद भी जो चीज़ें प्रोसीजर होता है कि यार क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या तुम्हें फॉलो करना है, डेटा कैसे रख रहे हो तुम, ये सारी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। Exactly. फिर वहाँ से और लर्निंग मिली, आगे बढ़े। फिर मेरा 3rd ईयर शुरू, 3rd ईयर में आई स्टार्टेड लर्निंग एक और लैंग्वेज, फ्लटर। सो फ्लटर और एंड्रॉयड डेवलपमेंट में थोड़ा डिफरेंस है। फ्लटर इज़ बेसिकली आप एक ही कोड से 2 अलग अलग ऐप्स बना सकते हो फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS। अच्छा, एक ही लैंग्वेज से एक दोनों ही apps लैंग्वेज से साइमल्टेनियसली? तो इससे क्या होता है, आपको एडवांटेज मिल जाता है डेवलपर्स को भी टू क्रिएट ऐप्स दोनों जगह एक ही कोड से, और अच्छी भी बनती है अपेरेंटली, मतलब इट्स गुड। काफ़ी ज़्यादा फेमस भी लैंग्वेज हो रही थी ये फ्लटर। इसका मतलब तो फ्लटर जो डेवलपर्स हैं उनकी तो अभी यानी कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी, कंपनी को ही फायदा है अगर आप एक डेवलपर हायर कर लो, उससे दोनों एप्स बन सकती हैं, एंड्रॉइड एंड iOS। फ्लटर वालों की एक्चुअली वैल्यू ज़्यादा है। फ्लटर एक्चुअली गूगल का है, और एक रिएक्ट नेटिव है, रिएक्ट नेटिव फेसबुक का है। तो ये दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं, तो ये दोनों सेम ही काम करते हैं, दे क्रिएट ऐप्स फॉर बोथ। इसको क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट बोलते हैं। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म में ये दोनों की दोनों ऐप्स जाती है। वहाँ से मैंने फ्लटर सीखा, फिर मेरे को एक इंटर्नशिप मिल गई। सो इसकी भी एक फ़नी स्टोरी है। वन ऑफ माई मेंटर्स, एक्चुअली काफ़ी अच्छे मेंटर थे, पर तब तक नहीं थे, वो मेरे ब्रदर के ऑफिस में काम करते थे, एंड ही वॉज द CTO। वो आ गए घर पे एक दिन, मुझे नहीं पता था वो CTO है, मुझे नहीं पता था ही वॉज सीनियर, उनको 10 साल का एक्सपीरियंस था, सब चीज़ थी। वो आ गए मेरे पास एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग कि मतलब क्या कर रहे हो। मैंने तो बस थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया, ऐप बना रहा हूँ। उस टाइम पे आई वॉज कोडिंग ऐप का ही, तो मैं ऐप बना रहा हूँ। बोलते अच्छा क्या क्या बनाया है, थोड़ा दिखाओ। मैंने बोला यार किसी को ऐसे इंटरेस्ट तो नहीं आता मेरे काम में, इनको आ रहा है, चलो ठीक है। मैंने दिखाना शुरू कर दिया ऐप कि देखो मैंने ये भी बनाई है। फिर एमुलेटर होता है, लाइक
लैपटॉप के अंदर फ़ोन चल जाता है, इट्स कॉल्ड एमुलेटर। तो एमुलेटर पे मैंने एमुलेटर खोला, उसमें थी मेरी सारी ऐप्स जो आज तक मैंने बनाई हैं। तो 40 ऐप्स जो थी मैंने, वो बोलती है तुमने सारी बनाई है? मैंने बोला हाँ। तो बोलते चलो ठीक है करते हैं बात। तो मैंने बोला ठीक है कर लेंगे। अब मुझे नहीं पता था कौन है कौन, मतलब किस बारे में बात, भैया ने कुछ नहीं बताया। भैया बाद में बताता है यार ये ना नए हमारे सीटीओ आए हैं हमारी कंपनी में। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? तो थोड़ा सा फिर उसके बाद मैंने अरे सर ये वो थोड़ा थोड़ी बातें और करी। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे उनका कॉल आया मेरे पास। तब तक कॉलेज थोड़ा खुलने लग गया था, तो मैं कॉलेज में था। उन्होंने बोला क्या कर रहे हो? मैंने बोला सर इधर हूँ कॉलेज में हूँ। तो बोलता है कॉलेज के बाद ऑफिस आओ। तो ऑफिस गया। नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को वहाँ पे इंटर्नशिप ऑफर कर दी एंड ही सेड कब से स्टार्ट कर सकते हो? मैंने बोला भाई अब मेरा कॉलेज भी चल रहा है, अब तो ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो गया, मुश्किल होगा। तो बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, तुम हमें 4-5 घंटे ही दे दो बट चाहिए हमें। तो अब मैंने बोला चलो ठीक है करते हैं, ये भी करेंगे यार, एक और अपॉर्चुनिटी आई है, क्यों हम मना नहीं कर रहे। तो मैं कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी को मना नहीं करूँगा, ये मैंने सोचा हुआ था कि यार जब आ रही है लेट्स सी। अब अगर नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा, फेल ही तो होऊंगा, पर करके तो देखते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो कर लेते हैं। तो फिर मैंने ज्वाइन की और वहाँ से फिर मैंने उनकी की पूरी एक ऐप मैंने संभाली, मैंने बनाई, सब चीज़ करी। एंड इट वाज एक्चुअली आई थिंक 4 मंथ इंटर्नशिप। 4 महीने मैंने कॉलेज को और इंटर्नशिप को दोनों को मैनेज किया। 10-10 बजे 11-11 बजे रात तक मैं बैठ रहा हूँ ऑफिस में वहाँ पे, फिर घर आ रहा हूँ। और लाइक जैसे कॉलेज ख़त्म हो रहा है, कॉलेज का क्लास, हमारे कॉलेज में ड्रेस थी, तो ड्रेस के साथ साथ मैं चला जाता था ऑफिस में। और ऑफिस में वहाँ पे काम करो, सब चीज़ करो। तो वहाँ से फिर और भी लर्निंग्स मिली। तो ऐसे कर करके इवेंचुअली 3rd ईयर में ये इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट्स वगैरह साइड बाय साइड, प्लस इसमें ऑब्वियसली जो सारे सब्जेक्ट्स थे उसमें भी हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। तो हर में प्रोजेक्ट बनाते बनाते मेरे को इतनी आदत हो गई थी डेवलपमेंट की कि लिटरली मुझे कुछ और काम अच्छा ही नहीं लग रहा था, सिर्फ डेवलपमेंट। और फिर इसमें हमारे यहाँ पे एक एक्चुअली बात आती है डीएसए की। भाई ये बहुत खतरनाक टॉपिक छेड़ दिया है डीएसए। आई नो। तो इसमें ना एक्चुअली क्या होता है, कॉलेज में आजकल ना बहुत एक मिथ मतलब एक चीज़ चल रही है, डीएसए करो तो जॉब लगेगी। सो डीएसए का फुल फॉर्म इज डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो कॉलेज में ये मिथ स्टार्टिंग से बहुत पहले से चीज़ें चल रही है कि डीएसए करोगे तुम्हारी जॉब लगेगी। मैंने अपने 2nd ईयर में दोस्तों को बोल दिया था, क्योंकि जब मैं डेवलपमेंट करने लग गया था, मुझे पसंद आने लग गई थी, तो मैंने बोला था यार मैं ना डीएसए नहीं करूँगा। मैंने ट्राई किया था, मैंने किए 200-300, उसमें क्वेश्चंस होते हैं, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होते हैं, एंड उसको करो, करते रहो, तुम इम्प्रूव होते रहोगे। लॉजिकल रीजनिंग देख लेते हैं वो कि कैसे सोच पाते हो कोडिंग में। तो मैंने ट्राई किया कि यार ठीक है लाइक देखते हैं, बट इट वॉज नॉट माई कप ऑफ टी। आई वॉज लाइक नहीं यार ये तो मुझे नहीं करना। फिर मैंने अपने दोस्तों को 2nd ईयर में चैलेंज दे दिया। एवरीवन वाज इनटू दिस डीएसए वाली चीज़ कि सब डीएसए कर रहे थे मेरे अराउंड। मैंने बोला यार मैं डीएसए के बिना प्लेसमेंट लूँगा। ये मैंने उस टाइम पे चैलेंज उनको दे दिया था कि देख लेना। बोलता है कि मैंने बोला देखो तुम भी यहीं हो मैं भी इधर हूँ, देखेंगे क्या होगा। फिर हुई क्या प्लेसमेंट? ऑब्वियसली हुई ऑब्वियसली हुई। और उसकी भी फनी बात कि उनकी जितनी प्लेसमेंट लगी सबकी, जो भी मेरा ग्रुप था सबका अगर ऐड भी कर दिया जाए पैकेज तो भी मेरे पैकेज से कम था। और ये विदाउट डीएसए विदाउट प्लेसमेंट डीएसए लिया का है। था, विदाउट डीएसए का था। तो यार इसके बारे में थोड़ा सा बताओ, मतलब इस पे मैं डीएसए पे ना थोड़ा सा लंबा डिस्कशन करना चाहूँगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि आप कोई कुछ भी सीख लो, कोई भी लैंग्वेज सीख लो, फुल स्टैक डेवलपर अगर आप हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कुछ भी हो, विदाउट डीएसए यू आर नथिंग। तो मतलब आपकी स्किल्स को कंसिडर ही नहीं करती है कंपनी की अगर आपको डीएसए नहीं आता है। मतलब बंदा अगर इतना सब कुछ सीख के आया है और अगर उसको डीएसए नहीं आता है तो कंपनी तो उसको मतलब ऐसे ट्रीट करती है कि उसका रिज्यूमे भी शॉर्ट लिस्ट नहीं करेगी। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताओ यार। सो ये कॉन्सेप्ट अभी चल रहा है, थोड़ा सा इसमें मैं बैक में जाना चाहूँगा टू एक्सप्लेन ये डीएसए स्टार्ट कहाँ से हुआ। और एक तो डीएसए होता क्या है ये लोगों को पहले समझना चाहिए। डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो इट्स बेसिकली अ वे, पहले के कंप्यूटर्स आपको भी पता है कैसे होते थे, जिनमें लिटरली 2-2 MB की रैम होती थी, 4 MB की रैम भी हो गई तो बहुत ही बड़ी बात हो गई, बहुत स्लो प्रोसेसर्स। तो तब क्या होता था, डेटा स्टोर करना एक चैलेंज था, राइट। वहाँ पे डेटा अगर आपने स्टोर अच्छे ऑप्टिमाइज्ड वे में नहीं किया तो बहुत जल्दी स्टोरेज खत्म हो जाएगी चीज़ों की, राइट। आपने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन में आप डेटा स्टोर होना है, तो वो अगर ऑप्टिमाइज्ड वे से नहीं हो रहा तो एक्चुअली आपका स्टोरेज कम पड़ जाएगी, ख़त्म हो जाएगी मेमोरी।
यहाँ से डीएसए शुरू हुआ था कि दे वर ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज दिस, और ये एक्चुअली सारे बिग जाइंट्स ही थे जो कर रहे थे। जो फैंग हो गया बेसिकली, लाइक उस टाइम तो गूगल वगैरह और ये सभी थे मेनली। तो इन लोगों ने ये शुरू किया था कि डीएसए राउंड्स लेते हैं कि लोगों का देखना पड़ेगा हमें कि उनको कितना वो सोच सकते हैं लॉजिकली, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम्स बहुत अलग तरीके की थी कि यार कैसे डेटा स्टोर करना है। अब वहाँ से ये डीएसए का पूरा कॉन्सेप्ट चलते हुए आया। अब ओवर द ईयर्स क्या हुआ, लोगों ने इसको सोच लिया कि यार यही एक तरीका है टू हायर, सारी कंपनीज ने। एंड ऑब्वियसली सारी कंपनीज कॉपी भी करती हैं चीज़ें कि यार हम भी चाहते हैं ऐसा मैनेजमेंट हो हमारा, सब चीज़ें, तो वो कॉपी भी करते हैं चीज़ों को। मतलब जो फैंग कंपनी कर रही हैं वो जो छोटे लेवल की कंपनीज हैं वो उन्हें सीधा कॉपी करती हैं कि यार इंटरव्यू प्रोसेस को थोड़ा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा लाइक इंटरव्यू प्रोसेस जैसे इनका चल रहा है हम भी यही करेंगे, तो हम भी इनके लेवल के हो इनके लेवल के हाँ हो कि जाएंगे। थोड़ा सा दिखाने को हो जाता है ना कि यार हमारा भी इंटरव्यू प्रोसेस ना ये इनके तरह रहता है। तो वहाँ से अब शुरू हुआ चीज़ें। अब यहाँ पे बस गलती यही आती है, राइट नाउ हमारे पास इतनी कंप्यूटिंग पावर है, इतना स्टोरेज है, इतना सब कुछ है कि और ये जो छोटे प्लेयर्स हो गए, अब लाइक मीडियम साइज भी कंपनीज हो गई, जो स्मॉल स्टार्टअप्स हो गए, कुछ भी है, दे आर यूजिंग उनके सॉफ्टवेयर ही लाइक टू बिल्ड प्रोजेक्ट प्लेटफॉर्म कुछ भी। तो जब तुम उनके प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर ही रहे हो, उन्होंने सोच ली जो सोचना था उनको जो बनाना था उन्होंने बना दिया है, ठीक है। अब तुम्हें एक्चुअली डेवलपमेंट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम अगर एक बंदे को हायर कर रहे हो उसको एक्चुअली ट्री नहीं लगाना। ट्री इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट जो इसमें यूज़ होता है, डीएसए में यूज़ होता है। तो ट्री उनको नहीं लगाना, उनको ग्राफ्स नहीं लगाने, दे विल एक्चुअली यूज़ जो उन लोगों ने गूगल ने बना रखी है चीज़ें उनको ही यूज़ करके दे विल क्रिएट एंड वो डेवलप करेंगे। तो दैट्स अ डेवलपमेंट थिंग। अब तुम अब भाई इतना मुश्किल हार्ड लेवल का ग्राफ क्वेश्चन पूछ रहे हो अपने इंटरव्यू में, क्या पॉइंट है, क्या नीड है तुम्हें? नहीं है नीड। बट मतलब, और ये मैं थोड़ी सेंसिटिव बात एक्चुअली कर रहा हूँ। ये बात तो करनी चाहिए क्योंकि ये अभी क्या है कि ये हॉट टॉपिक है। कंपनी क्या करती है कि जिस प्रोफाइल के लिए आपको हायर कर रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, वो डीएसए पे आके फंसाती है बच्चे को कि डीएसए एक ऐसा टॉपिक हो चुका है कि अगर सपोज कि एक रोल के लिए 15 लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो कंपनी का ऐसा है कि डीएसए में फंसाओ और बाहर निकालो। एक शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट करना है उनको, तो 15 आए हैं तो कोई एक ही फंसेगा, बिल्कुल, बाकियों को फिर भगाओ। तो ये तो फिल्टर क्राइटेरिया बन गया है डीएसए। अब डीएसए एक्चुअली रटना भी हो गया है। कॉलेज में ना फर्स्ट ईयर में घुसते ही लोग करना शुरू करते थे डीएसए। अब थर्ड ईयर तक आते आते जब प्लेसमेंट तुम्हारी लगनी है, तुम 3 साल में कर लोगे 1000 क्वेश्चन 1500 क्वेश्चन। अब तुम्हारा क्या है, पता है यार कि दिमाग में ना रट गई है, तुमने चीज़ें अभी भी समझी नहीं है। अगर मैं तुम्हें अभी एक्चुअली बोल दूँ कि यार ये पेज डेवलप करना है, ये वेबसाइट बनानी है, जो तुम काम करोगे वही किसी भी कंपनी में जाके, तुम्हें वो नहीं आता, पर तुम्हें आता है डीएसए। उससे क्या हुआ, बस इंटरव्यू क्रैक हुआ। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 साइड है कि कंपनी साइड्स को भी समझना पड़ेगा कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। और लकीली अब ये एक्चुअली चीज़ें चेंज होने लग रही हैं, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को रियलाइज़ हो गया कि यार हमें नहीं चाहिए, हमें डीएसए नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उसको आता है ग्राफ नहीं आता, मुझे एक्चुअली फ़र्क पड़ता है क्या वो डेवलपमेंट कर सकता है, क्या उसको अच्छे वे से डेवलपमेंट आती है। अब इतने सारे टूल्स आ गए हैं, चैट जीपीटी हो गया, सब चीज़ हो गया, कैन ही यूज़ ऑल दोज थिंग्स कि वो जल्दी से मुझे आउटपुट दे सके पर अच्छे ऑप्टिमाइज वे में। यहाँ से ना पूरा चेंज हो गया ट्रेंड। तो लोगों को, एंड ये मैं थोड़ा मैसेज भी देना चाहूँगा अगर कोई कॉलेज का बच्चा देख रहा है, कि यार डोंट ओनली डू डीएसए। देखो डीएसए की नॉलेज ज़रूरी है, दैट इज़ रिक्वायर्ड, तुम करो क्वेश्चंस, है ना। और तुम्हें ये भी देखना होगा तुम कहाँ पे जाना चाहते हो। अब कॉलेज में ऑब्वियसली जब सब इवन मेंस की तैयारी शुरू करते हैं, जेई मेंस की, सबको जाना तो आईआईटी होता है, पर नहीं जा पाते सब, राइट। सीट्स तो बहुत लिमिटेड ही हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक ही चीज़ के बारे में बस तैयारी करनी है, ट्राई करो, अलग अलग चीज़ें करो, इंटर्नशिप्स भी करो, तुम सीखो भी, इधर उधर जाओ प्रोजेक्ट्स में, फ्री में इंटर्नशिप करनी है करो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई वो नहीं है, तुम्हें अभी पैसे कमाने की कोई दिक्कत नहीं है। तुम आराम से पहले लर्निंग पे जाओ, स्किल्स सीखो जो जो रिक्वायर्ड है। डीएसए अगर करने हैं अपने पेस पे करो, दैट इज़ फाइन, आई एम नॉट सेइंग कि डिपेंड मत हो। हाँ, सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुमने डीएसए ही करा है, तुम्हारा सीवी तो पूरा एक वाइट पेपर है पर उसमें एक पॉइंट लिखा है डीएसए में 1000 क्वेश्चन करे हैं, नहीं, कोई वैल्यू नहीं होगी उसकी। क्योंकि अब लोगों को चाहिए कि यार कोई एक बंदा आए और वो थोड़ा अलग अलग काम करे, राइट। तो
ये एक डीएसए का है पॉइंट जो ज़रूरी है और लोगों को पता होना चाहिए। तो यार कनिष्क, जैसे आप एक फाउंडर हो अभी स्टार्टअप के, तो आप जब इंटरव्यू लेते हो कैंडिडेट्स का, तो आपकी डिमांड होती है कि यार कैंडिडेट को डीएसए आता हो? बिल्कुल भी नहीं। जब मैंने ये कंपनी स्टार्ट भी की थी, मेरा एक ही दिमाग में वो था कि मैं अगर किसी को भी हायर कर रहा हूँ, मैं डीएसए नहीं पूछूंगा। बिकॉज मेरे कंपनी में अगर रिक्वायरमेंट होगी, येस आई विल आस्क, पर रिक्वायरमेंट है ही नहीं। अगर मैं कोई किसी को हायर कर रहा हूँ तो मेरे को है कि यार उसको डेवलपमेंट आनी चाहिए, थोड़ा बेसिक्स पता होने चाहिए, उसको प्रोजेक्ट एक संभालना बनाना आना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट। तो पर मैं अपना स्ट्रिक्टली लिख देता हूँ, नो डीएसए राउंड, मेरे उसमें कोई नहीं रहेगा। अच्छा, तो ये मैं स्पेशली लिखा होता स्पेशली है? लिखा होता है मेरे डिस्क्रिप्शन में जॉब के, और जब मैं किसी को मेल भी करता हूँ तो स्पेशली लिखता हूँ कि नो डीएसए राउंड, तो डीएसए मत प्रिपेयर करके आना प्लीज। एक पॉइंट और मैं ऐड ये भी करता हूँ कि प्रोजेक्ट्स के बारे में अपना देख के आना, कि प्रोजेक्ट्स तुम्हें पता होने चाहिए क्या क्या किया है, इन डेप्थ पता होना चाहिए, और कैसे लाइक डिस्कस करेंगे कि अब मैंने आपको बोला यार एक प्रोजेक्ट बनाना है मुझे, ठीक है, मुझे सोशल मीडिया ऐप बनानी है, कैसे बनाओगे, आपका दिमाग कैसे चलता है, कैसे आप डेटाबेस बनाओगे, कौन सी सर्विसेज यूज़ करोगे, बैकएंड कैसे बनाओगे, तो ये सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग अपना इंटरव्यू राउंड रखता यार ये बड़ी ना सही चीज़ है कि जब कैंडिडेट को दिखेगा ना कि यार ये एक फाउंडर है और इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है कि नो डीएसए, तो एक कैंडिडेट को भी ना एक लगता है कि यार एक ना कॉन्फिडेंस फील होता है कि यार यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे को डीएसए नहीं आता है बट मेरा डेवलपिंग पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या पता कनेक्ट कर जाएं। हूँ। बिल्कुल, और ये एक्चुअली काफ़ी लोग कर नहीं रहे हैं, तो लोगों को थोड़ा ना इंटरेस्ट भी हो जाता है, अच्छा यार ये तो प्रोजेक्ट की तो बातें करेगा, और अगर किसी ने एक्चुअली प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको लगता है यार सही है, फिर तो गुड है, चलो मैं प्रोजेक्ट की बातें ही तो करेंगे, कर लेंगे यार, क्या दिक्कत है। तो अच्छा रहता है, इंटरेस्टिंग रहता है वो। तो कनिष्क भाई, सेकंड और थर्ड ईयर में तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई कि कंपनी ने आपको खुद फ़ोन करके बुलाया। फोर्थ ईयर में कैसे रहा इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट? फोर्थ ईयर बहुत इंटरेस्टिंग था कि फोर्थ ईयर में सब लोग प्लेसमेंट में लग जाते हैं। मैंने और अपने दोस्तों से सेकंड ईयर में बोला था कि यार करूँगा तो डेवलपमेंट में। अब सारी जो कंपनीज आ रही थी वो आ रही थी डीएसए राउंड्स पे, तो फिर मेरे को था यार मैं प्लेसमेंट में बैठूंगा ही नहीं, क्या करूँगा वहाँ पे जाके, मेरे को खुद ही अपना मोटिवेशन मेरा इतना कम हो जाएगा कि मेरे को लगेगा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है यार, वहाँ पे लोगों की लग रही होगी जॉब्स वगैरह। और उसी टाइम पे सो जो मैंने लास्ट जॉब करी थी, एंड जो सर मेरे एक्चुअली घर आए थे, द सीटीओ गाय, सो ही रेफर्ड मी टू अ स्टार्टअप जो यूएस में था। उन्होंने बोला वहाँ पे भी काम है, कर लोगे? मैंने बोला कर लेंगे, वही क्योंकि अपॉर्चुनिटी मना तो नहीं करनी है। मैंने बोला कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर इंटरव्यू हुआ मेरा, उस इंटरव्यू में यही था कि डेवलपमेंट कैसे करते हो, क्या करते हो, प्रोसेस, थॉट प्रोसेस और वो सब। तो आई वॉज दी ओनली डेवलपर वहाँ पे, कि मेरे को उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आ जाओ। अब वहाँ पे मैंने पूरा एक्चुअली वहाँ से मेरी फुल स्टैक जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं बैक एंड भी कर रहा था, मैं फ्रंट एंड भी कर रहा था, वेबसाइट भी संभाल रहा था, इवन मैं प्लानिंग, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं, क्या हम बना सकते हैं, फीचर यूआई कैसा दिखना चाहिए, कैसे और बेटर कर सकते हैं, सारी चीज़ें, स्क्रैच टू फाइनल प्रोडक्ट सब आप कुछ देख रहे वॉज। थे? हाँ, तो इनिशियली कि कुछ मंथ्स मेरे को थोड़ी मेंटरशिप की ज़रूरत थी, पर आफ्टर 4-5 मंथ्स आई वॉज एक्चुअली रेडी। और फिर मैंने पूरा का पूरा शुरू कर दिया था यही स्क्रैच टू एंड, कि सोचना है अब क्या बनाना है, कैसे करना है, पूरी स्ट्रैटेजी से लेके एंड प्रोडक्ट टेस्टिंग वगैरह करके फाइनल पुश। ये वाला जो पूरा फेज था, ये भी एक्चुअली इंटर्नशिप ही थी, और ये कॉलेज के साथ साथ चल रही थी। अब लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे भी, कि जो मेरे इंटर्नशिप में मेरे को पैसे मिल रहे थे वो इतने थे कि लोग उतनी की एवरेज पैकेज आ रहा था हमारे यहाँ पे, तो वो मैं ऑलरेडी इंटर्नशिप में कर रहा था, उतना मैं अर्न कर रहा था। तो फिर मेरी उनसे बात हो गई थी थोड़ी सीरियसली कि यार लाइक ऑब्वियसली यू नीड अ टीम, तो देखो मैं फुल टाइम आ जाऊँगा, ज्वाइन कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला येस वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हैव यू हमारे साथ। तो उन्होंने मेरे को जॉब ऑफर कर दी थी। इट वॉज एक्चुअली अ पीपीओ थिंग, कि अब जैसे मैं इंटर्नशिप तो कर ही रहा था, तो पीपीओ कन्वर्ट हो गया। तो जैसे ही मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, फिर जो मेरा पैकेज था वो मेजरली मैं ये बोलूँगा कि टॉप आई थिंक 3% लोगों का ही उतना पैकेज रहा होगा हमारे कॉलेज में। जो एक दो कंपनीज आती हैं वो बहुत ही हाई पैकेज दे देती हैं बिकॉज ऑफ सीटीसी, पर इन हैंड वाइज आई थिंक मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट ही था। लाइक मैं फर्स्ट या सेकंड, मेरे से हो सकता है एक ही कोई बंदा होगा जो होगा, पर आई थिंक मेरा इन हैंड वाइज सेकंड ही पूरे कॉलेज में पैकेज था। एक भी डीएसए राउंड नहीं दिया, सिर्फ डेवलपमेंट के बेसिस पे।
और सही है। नाइस यार कनिष्क, थोड़ा सा ऐसे बता सकते हो इस चीज़ को कि फर्स्ट इंटर्नशिप में कितना मिला, और फिर जब फाइनल प्लेसमेंट हुई हाँ। पूरे कॉलेज में सबसे हाईएस्ट पैकेज आपका लगा, तो जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ पे जाके फिर रुकी? मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मेरे को 10,000 रुपीज़ मिले थे। फिर जब उन्होंने वापस मुझे बुलाया तो मैंने 18 पे एग्री किया था। देन आई वेंट टू 40, देन 40 टू 80, एंड देन 80 टू रेंज की मेरा इन हैंड जो आ रहा था उस टाइम पे, दैट वाज इन अ रेंज ऑफ 20 to 30 पर एनम, 20 to 30 lakhs पर एनम। तो इन हैंड इतना कोई भी फर्स्ट ईयर में नहीं देता है। नहीं। पैकेजेस के साउंड वो होता है कि यार 50 लाख का पैकेज लग गया, वो बेसिकली सीटीसी है। इन हैंड जो उसमें कंपोनेंट होता है वो एक्चुअली 15-16 ही रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ जो मेरे को इन हैंड मिल रहा था, आई हैड द हाईएस्ट पैकेज जो पूरे कॉलेज में था। तो यार मतलब 3 साल के पीरियड में आप 10,000 से 30 लाख तक पहुंच गए विदाउट डीएसए। यस। सही है यार। मेरे को ना इसमें आप एक चीज़ ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करा यूएस में, तो जैसे और भी अभी स्टूडेंट्स हैं जो थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में होंगे और उनको इंटर्नशिप करनी है, तो उनके पास ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे वो जाके बाहर की कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि अभी जो एक मेजर इशू ये आता है कि इंटर्नशिप इंडियन कंपनीज में वो बहुत ही कम पे करती हैं एंड काम बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ ज़्यादा एक्सपोजर मिले बच्चों को और बाहर की कंपनीज में वो अप्लाई कर सके इंटर्नशिप लिए, तो कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा है? सो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक नाम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मतलब मेनली एक्चुअली आपका आता है कनेक्शंस का खेल। कि अगर आपके कनेक्शंस हैं लिंक्डइन पे, इफ़ यू आर एक्टिव इनफ अपने कॉलेज के टाइम पे, तुम बहुत ज़्यादा फॉलो करो स्टार्टअप्स को। कितने स्टार्टअप्स बनते हैं बाहर की कंपनी, बाहर के उसमें यूएस के स्टार्टअप्स को फॉलो करना स्टार्ट करो कि कौन से अब नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। उन लोग के फाउंडर्स को कनेक्ट करना शुरू कर दो, उनकी पोस्ट पे कमेंट करना शुरू कर दो, लाइक कर दो, जिससे उनको एक फेस दिखने शुरू हो जाए। तो जब तुम अपना एक्चुअली इंटर्नशिप के लिए देख रहे होगे, मैसेज दें, करो बात। क्योंकि मेरा जैसे था, मेरा भी कनेक्शन के थ्रू लगा, राइट। और वो कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मेन हो जाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग ऐसे नहीं लेंगे आपको जब तक दे डोंट नो कि यार कोई एक वेरीफाइड सोर्स से आ रहा है, राइट। क्योंकि वो भी अपने एक लोकेलिटी में देखते हैं, वो भी देखते हैं कि यार कहीं से मिल जाए। अनटिल अनलेस इसमें एक दूसरा भी आता है, या तो तुमने इंटर्नशिप्स कर रखी हैं गूगल और इन सब से, कि उनको एकदम से देख के प्रोफाइल लगे यार ये तो अच्छा बंदा है। यार वो तो बहुत ही कम लोग, बहुत कम लोग होते हैं, एग्जैक्टली। वो ये मैं मेजोरिटी के लिए बट यही बोलूँगा, लिंक्डइन को यूज़ करो। वो तुम्हारा लिटरली, मैं वर्ड यूज़ करूँगा, ब्रह्मास्त्र है, ठीक है, कॉलेज में। कि यार सब है तुम्हारे लिंक्डइन पे, पूरी दुनिया है, दे वांट टू हायर यू, राइट। अगर तुम्हारा स्किल सही है, सब चीज़ सही है, तो करो ना। मतलब और वो भी चाहते हैं आओ तुम लोग। लाइक अगर मैं खुद भी अपनी कंपनी चला रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ मेरे पास अच्छे कैंडिडेट्स आए, तो करो रीच आउट, मुझे ही कनेक्ट करो, ठीक है। मैं भी आगे तुम्हें कनेक्ट करवाऊंगा, और भी लोग हैं, कितने सारे लोग हैं, तो करो। राइट कनेक्शंस और राइट नेटवर्क विल एक्चुअली गिव यू अ गुड जॉब, गुड इंटर्नशिप, सब चीज़। तो यार आपकी प्लेसमेंट लगी और रोल था आपका फुल स्टैक डेवलपर। अभी ना काफ़ी सारे लोग अपने आपको फुल स्टैक डेवलपर बोलते हैं और बनना चाहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। इसका पूरा प्रोसेस एक बार ही आप मेरे को डिटेल में बताओ कि अगर किसी को फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, क्या क्या लैंग्वेजेस आपको कवर करनी पड़ेंगी और कितना टाइम लगता है? फुल स्टैक डेवलपर जो जब हम बोलते हैं, ये आजकल का ट्रेंड हो गया है फुल स्टैक डेवलपर, कि लोगों को लगता है यार मैं ना ये 4 लैंग्वेज सीख लूँगा तो मैं फुल स्टैक डेवलपर बन गया। तो जैसे मर्न बोलते हैं हम, मर्न इज़ मोंगो, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड। तो सारे एक स्टैक ही है पूरा। स्टैक है। और अगर ये 4 सीख लिया आपने, तो आप बोलते हो आप फुल स्टैक डेवलपर हो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लोगों को करेक्ट करना चाहूँगा कि यार फुल स्टैक डेवलपर मतलब ये नहीं होता तुम्हें 4 लैंग्वेज आ गई। उस 4 को यूज़ करके सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैं तुम्हें अब कोई सोल्यूशन, कोई ऐसा एक प्रॉब्लम दूँ, क्या तुम उस सोल्यूशन को ढूंढ सकते हो यूजिंग दीज 4 थिंग्स? दैट इज़ द मेन चैलेंज। यार देखो, कोडिंग तो चैट जीपीटी को भी आती है अब, ठीक है। 4 चीज़ों जो आप ये तुम बोल रहे हो, तुमसे बेटर चैट जीपीटी कर लेगा। पर तुम कैसे वैल्यू ऐड करते हो? यू हैव अ ब्रेन, राइट। तुम उस ब्रेन को यूज़ करके यू कैन एक्चुअली ऐड लॉजिक्स बना सकते हो, सब चीज़ है। क्या तुम लॉजिक सोच सकते हो ये सब करके? और फिर फुल स्टैक डेवलपर थोड़ा सा साउंड वैसे करता है, बेसिकली यू एक्चुअली बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर।
कि तुम्हें लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें मर्न दूँ, मैं तुम्हें जावा दे दूँ, मैं सी प्लस प्लस दे दूँ, मैं कोई अपनी लैंग्वेज बनाऊँ, ठीक है, और वो अपनी लैंग्वेज में तुम्हें दूँ, क्या तुम उससे भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो? देन यू आर एक्चुअली अ फुल स्टैक डेवलपर। पर जहाँ तक ये बात आती है हाउ टू बिकम वन, या जर्नी कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जर्नी बहुत इसमें सिंपल है। स्टार्ट विद एनीथिंग, जो एक भी लैंग्वेज से स्टार्ट करो। एनी, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेट्स से तुमने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया, सीखो पहले जावास्क्रिप्ट में क्या आता है, कैसे होती है चीज़ें, एक एक करके जब तुम करना स्टार्ट करोगे जावास्क्रिप्ट को पूरा निचोड़ दो। ट्रस्ट मी, एक लैंग्वेज अपने तुमने अगर निचोड़ दी, बस तुमने खेल जीत लिया है। ऐसा, बट उसको ऐसा निचोड़ना है कि उसमें कुछ नहीं रहना चाहिए तुम्हारा, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, तुम्हें सब आना चाहिए। अगर ये तुमने कर लिया, बस यू हैव वन द वो। क्योंकि अब तुम्हें कोई भी लैंग्वेज दी जाएगी, तुम ना एक रेफरेंस पॉइंट बना लेते हो कोडिंग के टाइम पे, यार अच्छा जावास्क्रिप्ट में ऐसा है, तो तुम बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो चीज़ें। मैंने तुम्हें अब नोड दे दिया, कोई दूसरी लैंग्वेज दे दी, तो कर लोगे। अब यहाँ पे बात आती है डेटाबेसेस। तो कोई भी डेटाबेस चुनो, कोई भी, लाइक एक एसक्यूएल डेटाबेस होता है, नो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं, चूज़ एनी वन, जो भी तुम्हें कंफर्टेबल लगता है, नो मैटर वॉट। बट एक डेटाबेस आना ज़रूरी है, ठीक है, एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। फ्रंट एंड के लिए तुम कोई भी रिएक्ट चूज़ कर लो। ऐप डेवलपमेंट में आना चाहते हो तो रिएक्ट नेटिव हो गया, फ्लटर हो गया। अगर नेटिव डेवलपमेंट ही करनी है एंड्रॉयड iOS की, यू कैन डू दैट। एक ये लैंग्वेज, डेटाबेस, एक सर्वर की नॉलेज कि कैसे एक सर्वर बनता है। नोड जेएस यूज़ होता है आजकल बहुत ज़्यादा, तो नोड जेएस यू कैन यूज़। उससे तुम ये सीख सकते हो कि कैसे और भी हम चीज़ें बना सकते हैं, कैसे एक सर्वर बनता है, एपीआई क्या होती है, वन स्टेप एट अ टाइम। पर ऐसे करके 1 साल से 2 साल तुम्हें लगेगा टू बिकम अ होल फुल स्टैक डेवलपर। और जैसे जैसे तुम एक एक लैंग्वेज सीखते रहो, इंटर्नशिप भी करते रहो, प्रोजेक्ट भी करते रहो, उससे क्या है, तुम्हारा बेस और स्ट्रांग हो गया। सब चीज़ तुम्हें पता है कि यू नो हाउ ऑल द थिंग्स वर्क, और बस फिर धीरे धीरे करके दैट्स हाउ यू क्लाइंब द लैडर ऑफ फुल स्टैक डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। राइट। यार मैंने ना टाइम इसलिए पूछा था कि फुल स्टैक डेवलपर बनने में कितना टाइम लगता है आजकल। क्या सीन है मार्केट में कि ऑनलाइन कंपनीज हैं, वो आपको ऑफ़र करती हैं जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से बच्चे हैं, या फिर जिन्होंने बीटेक नहीं किया है, बीसीए बीबीए ऐसे कुछ कोर्सेज करें हैं, तो वो उनको ऑफ़र करती हैं कि हम आपको 6 महीने में फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे। फ्रंट एंड में तो वही HTML CSS जावास्क्रिप्ट आ जाती है, रिएक्ट आ गई, बैक एंड में नोड आ गई। तो वो टाइमलाइन लेके चलते हैं 6 महीने की कि हम आपको 6 महीने में बनाएंगे। तो क्या 6 महीने में कोई फुल स्टैक डेवलपर बन सकता है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने जैसे बोला, आपको ये बात होती है, एक चीज़ सीखी ना तो उसकी प्रैक्टिस आपको बहुत करनी रहेगी। आपको रेगुलरली अब ये चीज़ करनी है। 6 महीने में आपको एकदम से बहुत ज़्यादा नॉलेज दे दी जाएगी, और वो नॉलेज ना आप कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाओगे कि यार वर्क कैसे करता है। अब वो तो बोल देंगे हमने अब यार आपको ये सारी चीज़ें सिखा दी, अब तो तुम्हारे ऊपर है। पर उसको पूरा देखना कि यार कैसे वर्क करती है, इंटरनल कैसे चलता है चीज़ें, ये सब देखने में टाइम लगता है। और ये तुम जितना काम करोगे, जितने प्रोजेक्ट्स करोगे, इंटर्नशिप्स करो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे जाओ, फ्री में काम करना है, खुद का कोई प्रोजेक्ट लाइव करना है, करो। इन सब से तुम्हें एक्चुअली समझ आता है कि ये प्रोफेशनल वर्ल्ड में हाउ दीज थिंग्स वर्क। तो ये 6 महीने वाले उसमें बिल्कुल मत जाना। ट्रस्ट योर प्रोसेस। टाइम लगता है देखो चीज़ों को, एक अच्छा अगर तुम्हें कुछ बनाना है तो चीज़ों में टाइम लगेगा, राइट? तो वो टाइम लगाओ और देन करो, मतलब डेफिनेटली। तो एक अच्छा प्रोसेस ये हो सकता है कि अगर किसी कैंडिडेट को डेवलपर बनना है और वो टेक्निकल या नॉन टेक्निकल किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो वो किसी एक चीज़ को पकड़े, या तो फ्रंट एंड में स्टार्टिंग में जाए, या फिर बैक एंड पकड़ ले तो भाई बैक एंड ही करना है। ये फुल स्टैक के चक्कर में ना पड़े, कोई एक चीज़ पकड़ ले और फिर काम करते करते आगे सीख ले। सीख ले, यस। ऐसा नहीं होता कि आप एक साथ ही 4 चीज़ें सीख जाओगे। एक लैडर है, राइट? आप पहले एक ही सीढ़ी चढ़ोगे। आप ऐसा नहीं कर सकते फर्स्ट फ्लोर पे सीधा कूद जाओ, राइट? आप धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ोगे। तो वो जो सीढ़ी चढ़ने वाला प्रोसेस है, आराम से ही होगा। तो डोंट वरी, सब चीज़ है, सब बढ़िया ही होगा। अगर तुम कर रहे हो, ट्राई करो, ठीक है। सबसे दिक्कत ये होती है, लोग छोड़ देते हैं बीच में, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। यार ऐसा नहीं होता कि रिजल्ट्स तुम्हें एकदम मिल जाएंगे, क्योंकि कोडिंग बहुत अलग अलग चीज़ों के बारे में, तुम जो कर रहे हो वो दूसरा वाला भी कर रहा है। तो अब देखो, तुम्हारा दिमाग लगाना है कैसे अलग कर सकते हो थोड़ा, ठीक है। लैडर थोड़ी जल्दी कैसे चल सकते हो, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ लो जल्दी, राइट? तो उसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारना। शॉर्टकट मारा वहीं पे तुम गए।
क्योंकि ऐसा नहीं चलता है उसमें तुम्हें समझ के करना होगा सारा का सारा। और वो पर आएगा प्रैक्टिस से। वो आएगा प्रैक्टिस से। तो एक प्लान बनाओ, उस प्लान पे फोकस करो। मैं अगर एक जनरल प्लान बताऊं जो फॉलो कर सकते हैं लोग, पहले एक लैंग्वेज सीखो, ठीक है। उस लैंग्वेज के साथ देखो यार कितनी जॉब्स है, उस जॉब्स में पहले देखो, फिर अब अच्छा इंटर्नशिप्स कौन 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 दे रहा है इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने फ्रंट एंड सीखा और तुमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट ही सीखी, तो ये बेसिक सब लोग सीखते ही हैं, ये सीखी। अच्छा कौन दे रहा है मुझे इंटर्नशिप इस चीज़ की? कोई अगर नहीं दे रहा तो अब मैं इसको और कैसे बेटर कर सकता हूँ? तो तुम नए उस पर जाओगे फ्रेमवर्क पे जो है रिएक्ट की। अब इंटर्नशिप तुम देखोगे बहुत मिलेगी। अब चाहे तुम्हें फ्री में भी काम करना पड़ रहा है, करो, तो तुम्हें क्या होगा, पता चलेगा रिएक्ट कैसे वर्क करती है। और मैंने एक वेबसाइट बनाई, मैंने लाइव भी कर दी। तुम्हारे एक पोर्टफोलियो में एक वेबसाइट भी ऐड हो गई कि तुमने इंटर्नशिप करी, वेबसाइट ऐड हो गई, प्लस एक स्किल भी ऐड हो गई, रिएक्ट, राइट। अब नेक्स्ट फेज पे जाओ कि अब यार मेरे को करना है डेवलपमेंट, ठीक है। अब मेरा बैक एंड डेवलपमेंट सीखते हैं, तो बैक एंड में सर्वर सीखोगे, फिर ये सीखोगे, फिर अब एक और इंटर्नशिप ढूंढो, ऐसे करके। और इंटर्नशिप अब तुम क्या कर सकते हो, रिएक्ट प्लस डेवलपमेंट की ढूंढ सकते हो, वो थोड़ी सी ज़्यादा हाई पेइंग हो जाती है। ऐसे कर करके एक एक करके, और इट्स अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप। ओके। क्योंकि ना काफ़ी सारे लोग ना आजकल फंस जाते हैं, जो ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना, तो वो ऑफ़र करते हैं कि आपको हम 2.5-3 लाख में फुल स्टैक डेवलपर बनाएंगे, और आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब ऐसे 5-10 हज़ार रुपये पे करना है, एंड फिर जब आपकी हम प्लेसमेंट लगवा देंगे उसके बाद आपकी महीने की सैलरी में से इतना अमाउंट डिडक्ट होगा। डोंट, बिल्कुल ये मत करना। आई ट्राई, मतलब ऑब्वियसली यार लोग ट्राई कर सकते हैं अगर ऑब्वियसली उनको खुद से नहीं कर पा रहे, क्योंकि सबका नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि इट्स नेसेसरी कि मेरे लिए जो वर्क किया वो सबके लिए करेगा, पर ऐसा नहीं होता। तुम्हें धीरे धीरे तब भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो जब तुम्हारे पास इतना ऑनलाइन है, चैट GPT है, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज नाउ पूरे उसमें, तो वहीं से स्टार्ट करो। अगर नहीं होता है तो ऑब्वियसली गो फॉर अनदर एक्सटर्नल हेल्प, जो ये सब कोर्सेज दे रहे हैं, प्रॉबेबली तुम्हें उनसे समझ आ सकता है, क्योंकि सबका लर्निंग अलग अलग है और सब अलग अलग तरीके से सीखते भी है। क्योंकि ना मैं इस टॉपिक को इसलिए इतना ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ऐसे प्लेटफॉर्म से मैंने सीखा था डेवलपिंग करना, एंड बट वो मैंने छोड़ दिया था। कुछ अमाउंट स्टार्टिंग में पे करा था, बट फिर जब मेरे को पता चला कि एक्चुअल क्या सीन है, प्लेसमेंट प्लेसमेंट के नाम पे कुछ था नहीं, और बच्चों को एक तरीके से ना वो लोन हो जाता है कि भाई अब तो आपने सीख लिया है, तो अब आपको 2 लाख का लोन देना ही। अब यार किसी भी फ्रेशर के ऊपर आप 2-2.5 लाख रुपए आप उससे मांगोगे। मैंने जब और लोगों से बात हुई तो कहते हैं यार हमारी 2 साल हो गई है जॉब लगे हुए और हम अभी तक पैसा दे रहे हैं कंपनी को। तो फिर वो मैंने छोड़ दिया था। बट ऐसे काफ़ी सारे लोग इस स्कैम में फंस जाते हैं। मतलब स्कैम तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ जितना आप खुद से ट्राई करो, खुद से नहीं हो रहा है तो आप किसी को ऐसे बिल्कुल, ले सकते हो। यस, ये तो है। तो यही है। अब जैसे मतलब इसमें सिंपल एक एग्जांपल वो भी है, अगर सेल्फ स्टडी से तुम पढ़ाई कर पाते हो तो यार करो ना, क्या दिक्कत है। ट्यूशन तभी लगवाओ जब ज़रूरी है, कोचिंग तभी लगाओ जब ज़रूरी है। अगर भाई मेरी वैसी पढ़ाई हो रही है तो क्या दिक्कत। राइट। अच्छा यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, पूरे फुल स्टैक में सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज कौन सी लगी? मतलब अगर इसको डिवाइड करते हैं, फ्रंट एंड में सबसे डिफिकल्ट लैंग्वेज कौन सी लगी, मतलब कुछ जिसमें ज़्यादा चैलेंजेस आए, एंड बैक एंड में कौन सी लैंग्वेज? यार मेरे को डिफ़िकल्ट कुछ नहीं लगा, क्योंकि मतलब आई थिंक मेरे बेसिक स्ट्रॉन्ग थे। पर अगर मैं तब भी बताऊँ, एक मेरे को जो डिफ़िकल्ट या कुछ ऐसा जो पहली बार मुझे लगा कि यार ये तो थोड़ा अलग है, वो अलग जो फीलिंग आई वो एक्चुअली आई थी गोलैंग एक करके लैंग्वेज चल रही है आजकल। वहाँ पे मेरे को लगा कि यार दिस इज़ थोड़ा सा डिफरेंट, इसको समझना पड़ेगा। और वहाँ पे मैं फंसा था, क्योंकि एक छोटा सा टास्क मिला था मुझे तो उसको सॉल्व करना था। पर वहाँ पे लगा। पर बाकी उसके अलावा मेरे को ऐसे कोई लैंग्वेज या किसी भी और चीज़ में कोई ऐसे डिफ़िकल्टी नहीं लगती। तो यार कनिष्क, अगर एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है उसको किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए? अपने कॉलेज पे फोकस करे? आप कह रहे हो कि इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी होती हैं, इंटर्नशिप पे फोकस करे, अपने प्रोजेक्ट्स पे फोकस करे, क्योंकि लिमिटेड टाइम है। हम्म। तो इसमें थोड़ा सा गाइडेंस दो। सो इसमें टाइम एक्चुअली बहुत होता है, ठीक है। वो मस्ती में और मजाक में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, विच इज़ फाइन, और वो करना भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा मत करो, कॉलेज लाइफ है यार, इन्जॉय मैक्स होना चाहिए बल्कि। पर मैं ये बोलूँगा कि अगर तुम कॉलेज में क्लास बंक कर रहे हो, उस बंक को तुम कहीं पे लगाओ। वो कहीं एक्चुअली या तो तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट ही हो सकता है, राइट, या इंटर्नशिप्स हो सकती है। बट कॉलेज को उतना वो एक वेटेज मत देना। कॉलेज ना बस अब एक नंबर बन चुका है अपने CGPA के लिए। बस तुम्हें एग्ज़ाम टाइम पे उतना पढ़ना है कि तुम्हारी एक CGPA मेंटेन हो रही है,
जो कि आई थिंक 7 से प्लस अगर होती है तो डिसेंट रहता है, वो फिर हर कंपनी में चलती ही चलती है, वो मिनिमम क्राइटेरिया 7 का रहता है। तो 7 CGPA से ऊपर रखना। बाकी तुम जितना टाइम मिल सकता है, सैटरडे संडेज होते हैं, सैटरडे संडेज में कॉलेज तो नहीं है। अब 2 प्रोजेक्ट्स को, ठीक है, इंटर्नशिप्स के लिए जब जैसे ही समर ब्रेक आता है, विंटर ब्रेक आता है, इंटर्नशिप ढूंढना पहले से ही शुरू कर दो, नवंबर में ही शुरू करो, एग्ज़ाम के बीच में दे दो इंटरव्यूज़। थोड़ा सा ऑब्वियसली हसल करना पड़ेगा, बिकॉज अब थोड़ी सी पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया। इतने रिसोर्सेज में ना बच्चा लिटरली डूब ही जाता है, वो बोलते हैं यार मैं क्या क्या करूँ, और वो कहीं का भी नहीं रहता। पर एक प्लान पे स्टिक रहो, नहीं मिली इंटर्नशिप दैट्स फाइन। तुम अपने एक्चुअली कॉलेज में प्रोफेसर्स से भी बात करोगे ना, तो प्रोफेसर्स कुछ अपने PhD वाले कुछ और रिसर्च करते रहते हैं, यू कैन हेल्प देम वहाँ पे भी, ठीक है, उससे भी कुछ कुछ लर्निंग्स ही मिलेगी तुम्हें, कोई बुरा ऑप्शन नहीं रहता वो। पर लाइक ट्राई करो कि कॉलेज पे ना ध्यान दे के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप्स रखो, क्योंकि कॉलेज का करिकुलम सेम रहता है और वो ना लर्निंग तुम्हें देता नहीं है रियल वर्ल्ड की। तो यार कनिष्क, ये तो आपकी बात हो गई कॉलेज लाइफ एंड जॉब की। स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया कि अब मेरे को खुद का कुछ करना है? देखो मेरे को हमेशा से लगा, जब मैंने ये जॉब भी करी, तो जो लास्ट जॉब थी मेरी, जब मैंने इतनी सारी चीज़ें संभाली खुद से, तो मेरे को यार ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ना वापस जॉब में नहीं जा सकता, किसी और जॉब में, कि मैं वापस जॉब खेलते रहूँ, मैं कुछ करते रहूँ कि यार लाइक वहाँ पे भी मैं पूरे एक बड़े से प्रोजेक्ट में छोटा सा पार्ट हूँ। इवन तो यहाँ पे मैं पूरी चीज़ें एंड टू एंड संभाल रहा था और मेरे को बहुत सारी लर्निंग्स हुई, सब चीज़ हुई, पर मेरे को एक छोटा पार्ट नहीं बनना था एक बड़े उसका, क्योंकि मेरे को पता है आई हैव दैट नॉलेज कि मैं एक बहुत अच्छी वेबसाइट्स, बहुत अच्छी ऐप्स, स्केलेबल ऐप्स की कितने भी लाखों लोग भी आ जाएं उस पर कुछ नहीं होगा। जब आई हैव दैट नॉलेज, और इतनी सारी वेबसाइट्स इतनी बेकार बनती हैं आजकल, आई एम सॉरी टू से, मतलब कोई जो IT सर्विसेज में हैं लोग अभी करंटली, इतना लो पेइंग जॉब रखते हैं वो अपने सारे एम्प्लॉयज़ में। अब उनको नॉलेज होती नहीं है, और नॉलेज भी नहीं होती, ना उनको सिखाया जाता है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, और वेबसाइट्स ना और ऐप्स वगैरह उनकी क्वालिटी इतनी बेकार रहती है। तो फिर मेरे को हुआ यार एक गैप है, प्लस लोगों को थोड़ा सा इसमें एक्चुअली बेवकूफ़ बनाया जाता है। द SEO पार्ट, जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, अब लोगों को वेबसाइट तो दे देते हैं और बोलते हैं हाँ यार हम तुम्हारा सर्च इंजन करेंगे, उनको आता भी नहीं है सर्च इंजन क्या होता है, और उनसे फालतू के पैसे लिए जाते हैं। दैट्स एक्चुअली रियलिटी, एंड आई हैव टॉक टू मल्टीपल कंपनीज फाउंडर्स जो अभी हैं भी, उनसे नहीं हो पा रहा ये वाली चीज़ SEO फिगर आउट। तो मेरे को लगा यार ये गैप है, और ये गैप ना फिल हो सकता है इसमें, और मेरे पास है इन सब चीज़ों की नॉलेज, तो लेट्स ट्राई, अपना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपनी कंपनी तो पहले इनकॉर्पोरेट कर दी थी, पर कुछ मंथ से आई स्टार्टेड माई ओन पूरी अच्छी सी चीज़, आई हायर्ड सम पीपल और नाउ दे आर वर्किंग, और वी आर ट्राइंग धीरे धीरे। हमने थोड़े थोड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। वन ऑफ देम इज़ FMS, अगर लोगों को पता है, इट्स MBA कॉलेज, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो उसकी जो करंट वेबसाइट है, वी हैव डेवलप्ड दैट। अच्छा, एंड हाँ, ये दिल्ली वाला FMS? दिल्ली वाला FMS। वाह तो यार। पूरी वेबसाइट हमने बनाई, एंड उस पे आ रहे हैं लाखों लोग, उनकी पुरानी वेबसाइट बैठ जाती थी, हमने बनाई, एंड लाखों लोग आ रहे हैं, परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं। एंड ये मैं इस पे एक्चुअली कह भी सकता हूँ, मैं सबको चैलेंज देता हूँ कि जो हमने वेबसाइट बनाई है, कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ आवर वेबसाइट टू एनी ऑफ द इंडियन करंट जो वेबसाइट्स हैं, जितनी भी कॉलेज वेबसाइट्स हैं, तुम्हें डिफरेंस पता चल जाएगा हम क्या बना रहे हैं। यार ये मैं अभी, मतलब अभी तो नहीं, बट इस पॉडकास्ट के बाद अब ज़रूर देखूंगा मैं। डन, यस। तो ये मैं मतलब थोड़ा ओपनली काफ़ी लोगों को चैलेंज के लिए भी बोलता हूँ ये। अगर तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या बिल्ड कर रहे हो, यू क्रिएट अ थिंग जो स्केलेबल होती है। और ये मैं ओपनली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मेरी वेबसाइट मैंने बनाई है, परफॉर्मेंस किसी से भी कंपेयर कर लो, एंड मैंने उन लाइक ये दिखा भी रखा है अपने कुछ कुछ जगह पे, द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स। नहीं तो भाई अच्छा है ना ये, अगर अपने काम पे इतना भरोसा है तो क्यों ना बताएं। क्यों ना बताएं, वही है, तो मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ। और ऑब्वियसली ये अब कितने लोग देखेंगे, ऑब्वियसली इतने सारे लोग देख के कंपेयर खुद भी कर सकते हैं, नहीं सही तो है। थोड़ा सा बस वो ये कॉन्फिडेंस आ जाता है तुम्हें चीज़ों में। तो ऐसे करके हमारा कंपनी का यहीं से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे करके वी आर मेकिंग अ डिफरेंस। नाइस यार। तो अभी आप ही देखते हो हायरिंग? हाँ, अभी मैं ही देखता हूँ। तो यार अगर जैसे अब बात हायरिंग पे आ चुकी है, सबसे पहले जो आपकी नज़रों में आता होगा वो आता है किसी भी कैंडिडेट का CV। CV में क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए हम्म, जो
आपको और लोगों से अलग रखेंगी, और क्या ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही डस्टबिन में फेंक दोगे? सो इसमें मैंने जैसे थोड़ा सा पहले भी बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्नशिप्स होनी चाहिए। जितना तुम्हें एक्सपोजर है अलग अलग जगह पे काम करने का उतना अच्छा। प्लीज़ फेक मत लिखना इंटर्नशिप्स, कोई ये नहीं कि फालतू की लिख दिया। अगर करा है काम लिखो, और फिर उसके बारे में खुल के भी लिखो जितना लिख सकते हो इन डेप्थ। अगर लिटरली तुमने बस एक पेज ही बनाया है वो भी लिखो, पर सच लिखो एटलीस्ट, राइट। फिर सेकेंड चीज़ आ जाती है प्रोजेक्ट्स। तुम्हारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स क्या है। अब एक और चीज़ आती है इसमें, डीएसए लोग करते हैं, लिखते हैं अपने सीवी में, और आई एम अगेंस्ट दैट, और मैं बिल्कुल नहीं देखता, मैं वो सेक्शन ही हटा देता हूँ कि यार डीएसए तो मुझे चाहिए ही नहीं। तो फिर प्रोजेक्ट्स, और अगर तुमने प्रोजेक्ट्स के लिंक्स डाले हुए हैं, लाइव प्रोजेक्ट बनाया है कि तुमने प्रोजेक्ट का पूरा डोमेन लेकर डाला, तो यार एक वो एक्स्ट्रा एफर्ट ना बहुत इंप्रेस करता है दूसरे बंदे को। मेरे को भी इंप्रेस करेगा वो, कि अगर तुमने डोमेन खरीदा, डोमेन पे वेबसाइट डाली, अच्छा लगता है कि यार चलो बढ़िया है, लाइक मेहनत करी बंदे ने, और वो प्रोजेक्ट वर्किंग है, तुमने लॉगिन बनाया, साइनअप बनाया, एनीवन कैन यूज़ इट जो है। तो ये सारे ऑब्वियसली एड ऑन्स हो जाते हैं टू योर सीवी, कि तुम्हारा सिलेक्शन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाता है। और बाकी फिर ऑब्वियसली इंटर्नशिप्स तो है ही। मैं इसमें एक चीज़ वैसे ऐड ऑन करना चाहूँगा। मैंने बहुत सारे सीवीज़ देखे, लिटरली हंड्रेड्स ऑफ सीवीज़ देखे, और आई वॉज शॉक्ड एक चीज़ को देख के कि यार इतनी सारी सीवी की वीडियोस हैं ऑनलाइन, पर आजकल लोग क्या वो देख नहीं रहे हैं, क्या वो कंटेंट नहीं ले रहे हैं, बिकॉज सीवी जो उन्होंने बनाया द क्वालिटी वॉज नॉट गुड। एंड आई वॉज इसमें काफ़ी सरप्राइज्ड, क्योंकि सब लोग एक्चुअली बोलते हैं सीवी कैसे बनाना है। हर दूसरी पोस्ट आप लिंक्डइन पे देखोगे, यूट्यूब पे खोल लो, सीवी मेकिंग सब बोलते हैं। और इतने सारे सीवी मेकर्स आ गए हैं अब तो प्रोफेशनली, कि आप इवन चैट जीपीटी को दे के बोलोगे यार सीवी बना दे, वो भी एक सीवी बना देगा बेसिक आपका। तो आई वॉज शॉक्ड। और मेरे को फिर ये भी है यार कि सीवी पे ध्यान दो, क्योंकि तुम्हें कोई बंदा जानता नहीं है। तुम्हारा एक अगर फाउंडर है, अगर कोई एक रिक्रूटिंग टीम में है, तुम्हारा इंप्रेशन तुम्हारा सीवी है, राइट। एंड तुम उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तुम्हारा एक्चुअली वो है कि कैसे सोच रहे हो तुम। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और जो ये कहा जाता है कि 20 सेकंड लगाए जाते हैं सीवी में, दैट इज़ एक्चुअली ट्रू। मैं सोचता था नहीं यार ये तो ऐसे थोड़ी होता है। आई हैव स्टार्टेड माई ओन कंपनी, इतने एप्लीकेंट्स आते हैं कि यू कांट सी सारे सीवीज, राइट। तो वो ऊपर ऊपर से बस ये होता है अच्छा क्या 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 ये है ये है ये है। तो उसमें ना जैसे तुम ऑर्गेनाइज करोगे अपना स्ट्रक्चर, वो बहुत मैटर करता है। तो प्लीज़ एक अच्छा सीवी बनाना शुरू करो, और अच्छा सीवी बना के मेंटेन करना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसेस ऐसे रैंडमली नहीं होनी चाहिए, कुछ ऐसा नहीं कि खाली स्पेस दिख रही है। अगर कम भी है फॉन्ट बड़ा करके यार कम चीज़ें दिखा दो, दैट्स फाइन, पर थोड़ा सा बस ऑर्गेनाइज रखो। ये मैं एक बार बस मैसेज देना चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं उनको। पहली नज़र किस चीज़ पे जाती है जब आप सीवी देखते हो? तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट्स देखता हूँ। ओके। मेरा सबसे पहले प्रोजेक्ट्स होता है कि तुमने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अगर बेसिक तुम बोल रहे हो कि हाँ मैंने टू डू ऐप बनाई, मैंने कैलकुलेटर बनाया, तो मैं सॉरी यार मैं उसको मना कर देता हूँ देख के, क्योंकि तुमने प्रोजेक्ट में कुछ सोचा ही नहीं। अब बट तुमने फॉर एग्जांपल जैसे एक सीवी देखा, उसमें उसने बोला मैंने लिंक्डइन क्लोन बनाया। आई वाज लाइक अच्छा। और फिर मैंने देखा उसमें लिंक भी है, मैं लिंक पे गया, मैंने साइन अप करा, पूरा साइन अप वाज वर्किंग, लॉगिन वाज वर्किंग, मैं किसी को फॉलो रिक्वेस्ट भी भेज सकता हूँ, मैं पोस्ट भी डाल सकता हूँ, मैं कमेंट्स भी कर सकता हूँ, मैं चैट भी कर सकता हूँ। उसने ये सारी चीज़ें बनाई अपने प्रोजेक्ट में, और प्रॉपर प्रोजेक्ट, और उसने सब चीज़ दिखाई भी, मतलब ये एक्चुअल प्रोजेक्ट बनाया उसने खुद से। तो आई वॉज इम्प्रेस्ड, आई वॉज लाइक यार ये बंदा सही है। तो ऐसे करके प्रोजेक्ट्स एक वो रहता है। फिर उसके बाद होता है अच्छा अब इसने कहाँ कहाँ काम किया है, इसको एक्सपीरियंस है क्या पहले से थोड़ा सा, कि इसने इंटर्नशिप्स करी है अपने कॉलेज टाइम में या मस्ती मार रहा था। तो ये थोड़ी चीज़ें ना वो करने के लिए ईजी हो जाता है। तो ऐसे करके स्टेप्स हैं, पर मतलब डीएसए मैं नहीं देखता। अगेन आई विल से दिस कि मेरे को डीएसए नहीं देखना। बाकी क्या क्या तुम गिटहब अपना प्रोफाइल मेंटेन करते हो, वो सब चीज़ें। तो यार आप जैसे रिक्रूटमेंट करते हो, काफ़ी बारी जो लोग दिक्कत फेस करते हैं उसमें से जो एक मेजर प्रॉब्लम है वो है कि लोगों का क्राइटेरिया पूरा नहीं हो पाता अगर कोई प्लेसमेंट में बैठता है, कॉलेज प्लेसमेंट में। ये हमें किसी ने बताया ही नहीं होता है कि आपको 10th में भी 60+% रखनी है, 12th में भी 60+% रखनी है, एंड बीटेक में भी रखनी है। तो जो कंपनीज आएंगी तो आप उनका क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप बैठोगे। तो एक आती है क्राइटेरिया कंपनी और एक आती है नॉन क्राइटेरिया कंपनी जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं होता। आपका इस पे स्टैंड क्या है, और आप कैसे स्टूडेंट्स को हायर करते हो या कैसे कैंडिडेट को हायर करते हो अपनी कंपनी में? वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि ये एड्रेस होना बहुत ज़रूरी भी है मेरे हिसाब से यार।
मैं कुछ नहीं, मुझे मैटर नहीं करता तुमने 10th कैसे दिया, 12th कैसे दिया। जब तुम ये 10 और 12th में होते हो ना, तो तुम एक तब भी मस्ती वाले मूड में, थोड़ा सा माइंडसेट ना मेच्योर नहीं होता तुम्हारा उतना। जैसे कॉलेज में आके इट्स अ रियल लाइफ नाउ, अब वो थोड़ा प्रोफेशनल वर्ल्ड में तुम आना शुरू हो गए हो। तो मैं जो मेनली देखता हूँ कि तुमने कॉलेज लाइफ में क्या किया, नॉट इवन CGPA तुम्हारी कितनी थी। ठीक है, लोग ये देख रहे हैं 10th में क्या किया। यार 10th से क्या फ़र्क पड़ रहा है, 10th में वो पास भी हो गया या वो फेल होके उसने एक और बार पास कर लिया, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ रहा है, उससे क्या होता है यार। एक बंदा हर लाइफ में अपना चेंज होता है आगे जाके, राइट, और मेच्योर होता है धीरे धीरे, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आती है। दैट्स हाउ अ पर्सन ग्रोज। अब तुम बोल रहे हो यार 10th में ना इसने ऐसे, ये तो फेल हो गया था और फिर से ड्रॉप लेके फिर से 10th करी, क्या हो गया। अच्छी बात है, मतलब अगर उसने कर ली ना, अभी क्या है उसका सिनेरियो वो देखो, क्या वो उसके पास स्किल्स हैं। ये सब फिर चीज़ें मैटर करती हैं कि स्किल्स हैं, उसने प्रोजेक्ट्स कर रखे हैं, इंटर्नशिप्स कर रखी है, कुछ कुछ कंपनीज DSA भी देख लेती है तो DSA कर रखा है। तो अभी के सिनेरियो देखना इज़ एक्चुअली थोड़ा सा सेंसिबल, क्योंकि थ्योरी में सब लोग अच्छे नहीं होते। थ्योरी रटना, और कुछ लोगों को एग्ज़ाम प्रेशर भी होता है, वो नहीं दे पाते एग्ज़ाम्स। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब मेरे हिसाब से बहुत छोटी हो जाती हैं एक लाइफ को, अगर आप पूरे ओवरऑल देखोगे और जब आपको काम करना है तो कनिष्क, ये तो जैसे आपने बताया कि आपकी स्टार्टअप की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करो कि आप क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है एंड ऑल दैट। या तो इसमें जो मैंने अभी कंपनी शुरू करी है, सो कंपनी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट तो जब किया था तो बेसिकली वेबसाइट डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट और बैकएंड, जो बेसिक 3 सर्विसेज जो सबको चाहिए होती है, प्लस क्लाउड सर्विसेज एक्स्ट्रा जो भी 1-2 चीज़ें, और वो सब मतलब एज अ होल पैकेज देते थे। पर फिर हमें जब ये दिखा कि यार लोगों को ना बेवकूफ़ बहुत इजीली बनाया जा रहा है SEO के मामले में, तो मेरे को था यार ये भी अब फिक्स करते हैं, इसको ऐसे नहीं जाने देते कि ठीक है हम भी कर लेंगे तुम्हारा, एंड लेट्स गिव समवन अ वैल्यू। मैं दिखाता हूँ उनको नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं। तो यहाँ से फिर मैंने एक्चुअली अपने उसमें फिर कंटेंट राइटिंग एंड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये दोनों की दोनों चीज़ें और ऐड करी थी। तो नाउ वी प्रोवाइड फुल पैकेज विद डिज़ाइन एंड जो हम UI UX बनाते हैं, ग्राफिक्स बनाते हैं, वो सारा का सारा। एंड मेरी कंपनी का नाम ज़ार्डे इन्फोटेक है, एंड मैं URL आपको दे सकता हूँ, एंड आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में अगर लगा दें तो पीपल कैन एक्चुअली कम, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं देते रहता हूँ और कुछ कुछ न्यूज़ भी शेयर करते रहता हूँ। तो पीपल कैन एक्चुअली सी कि कोई अगर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है तो हम ऑब्वियसली कर सकते हैं बात। बिल्कुल यार, मैं आपका लिंक्डइन प्रोफाइल शेयर करूँगा अपने ऑडियंस के साथ में, एंड वहाँ से काफ़ी सारे लोगों को पता चलेगा और एक उनको एक अच्छा मेंटोर मिलेगा। थैंक यू सो मच। तो वो तो, बट येस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी को भी कोई भी डाउट होता है, कोई अगर स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू गाइड यू, असिस्ट यू कि कैसे कर सकते हो। कोई भी फील्ड हो, आई हैव इनफ कनेक्शंस कि कोई अगर ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में जाना चाहता है, कोई AI में जाना चाहता है, ML में जाना चाहता है, आई हैव इनफ कनेक्शंस, और इन फील्ड के महारथी टाइप्स बोल सकता हूँ मैं कि वो दे कैन गाइड यू एज वेल। तो दैट ऑब्वियसली आई कैन डू। यार कनिष्क, आपने अभी जब हम डिस्कशन कर रहे थे कॉलेज लाइफ का, तो आपने एक बात बोली थी कि अच्छा मेंटोर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यार अच्छा मेंटोर ढूंढे कैसे? अच्छा मेंटोर ढूंढना सबसे एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है, और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें मेंटोर्स चेंज भी करते रहने होंगे। एक्चुअली क्या होता है, मेंटोर तुम्हें बस गाइड करेगा कि उसने क्या क्या गलतियाँ करी, क्या सही चल रहा है, आज का ट्रेंड क्या है, क्या तुम कर सकते हो टू लर्न एनीथिंग थोड़ा फास्ट वे में। तुम्हारा एक पाथ बना सकता है मेंटोर। सबके अपने अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से लोग अपना एक पाथ बनाते हैं। अब तुम्हें एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक करना होता है। एक मेंटर से तुम्हें कुछ चीज़ें सीखनी होती है, दूसरे से कुछ सीखोगे, तीसरे से कुछ सीखोगे, और अब तुम अपना एक पाथ बनाओगे खुद का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद का पाथ बनाना है। तुम्हें भीड़ में चलना है तो भीड़ में चल लो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैंने कुछ चीज़ अचीव करी, अब मेरे को देख के एक्चुअली कुछ कुछ लोग ये फॉलो कर रहे होंगे, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो सेम चीज़ वो करना स्टार्ट कर दें। तो तुम्हें थोड़ी चीज़ें अपने हिसाब से चेंज करनी है, क्या करना है। एक अच्छा मेंटर होना बहुत ज़रूरी है। कैसे मिल सकता है? अपने सबसे पहला तुम्हारा जो मेंटर बन सकता है वो है तुम्हारे एलुमनाई के जो कनेक्शंस हैं। तुम जिस भी कॉलेज में हो, उस कॉलेज में सीनियर्स को मैसेज करो। मेरे हिसाब से अगर मेरे को कोई जूनियर मैसेज करेगा, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प हिम और हर।
तुम्हारा सबसे पहला वहीं पे कनेक्शन आता है। और ऐसे लोगों को करो जो कुछ कर रहे हैं, कोई अच्छी जॉब में है, कोई तुम्हारी जो ड्रीम जॉब है उसमें है वो फॉर एग्जांपल, और उनसे पूछो कि भैया आपने क्या क्या किया था, क्या गलतियां रही आपकी, कुछ उनसे लेसन्स लो, एक उनसे बात करो। और लोग खुश होते हैं ज्ञान देने के टाइम पे, तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ यार ठीक है, थोड़ी बातें भी होंगी। वो करो, सबसे पहला टास्क वो है। या फिर ऑब्वियसली यू कैन रीच आउट टू एनीवन, जैसे इंटर्नशिप्स हैं, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे मेंटोर्स बन जाते हैं, क्योंकि उनसे सीखने को बहुत मिलता है। कनेक्शन से ही मेंटोर तुम ढूंढो तो बेटर है। कॉलेज में जो तुम्हारा सीनियर होगा, फर्स्ट ईयर में तुम आए हो, थर्ड ईयर का कोई सीनियर है, उसको बिल्कुल मत लेना मेंटोर की तरह, क्योंकि वो खुद भी अभी स्ट्रगल कर रहा है प्लेसमेंट में। वो उसको खुद नहीं पता कि अभी क्या क्या डिफ़िकल्टीज आने वाली हैं ओवर द ईयर्स। ठीक है, तो वो तुम्हें कुछ उल्टा सीधा गाइड कर सकता है, तो प्लीज़ डोंट गो टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन। तो अपने उस पर रहना। यार कनिष्क, आप जैसे रिक्रूटमेंट करते हो तो आपके पास ऐसे भी कैंडिडेट्स आते होंगे जो कि नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ। एंड जब मैं अपना करियर स्विच कर रहा था फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल फेस करा था। तो आप ऐसे कैंडिडेट्स को क्या एडवाइस दोगे जो नॉन टेक्निकल से टेक्निकल फील्ड में स्विच कर रहे हैं? सो नॉन टेक से टेक अगर तुम स्विच कर रहे हो, तो मेरे देखो बेस वही रहेगा जो मैंने पहले डिस्कस भी किया कि इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स, ये तो तुम्हें अलग करेगा। पर थोड़ा सा ट्राई करना कि कोर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स भी तुम्हें थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को क्या होता है, अगर कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उनको ये इलेक्टिव में करना ही पड़ता है, तो दे गेट अ बेसिक नॉलेज वहाँ से। प्लस थोड़े से कि प्रोसेसर्स कैसे चलते हैं, हाउ द इंटरनेट वर्क्स, थोड़ी थोड़ी चीज़ें कि नेटवर्क कैसे वर्क करता है, ये सब चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा सीखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर तुम स्विच कर रहे हो तो वो कोर नॉलेज होना, क्योंकि जिस सिस्टम पे तुम काम कर रहे हो कैसे काम कर रहा है, वो नॉलेज होना तुम्हें ज़रूरी है। राइट, और वो वैसे ओवर द ईयर्स हमें इंजीनियरिंग में पढ़ा दिया जाता है, कंप्यूटर साइंस में, पर किसी और ब्रांच को नहीं पता होता ये सब। तो इट्स बेटर ये सब भी पता करो, प्लस तुम्हारा इंटर्नशिप्स और प्रोजेक्ट्स जो बेस है वो तो वही रहेगा। दैट्स हाउ यू कैन स्विच। पर एज अ कंपनी ओनर मैं ये बोल सकता हूँ, इस ये मैटर ज़्यादा करता नहीं है कि तुम कौन से ब्रांच से हो। मैं इसमें ये भी ऐड ऑन कर देता हूँ कि इट डजेंट मैटर, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अगर स्किल्स आती हैं, तुम्हारा वही प्रोजेक्ट्स हैं, सब चीज़ है, तो तुम सेलेक्ट हो जाओगे। यार कनिष्क, आप जैसे ऐप डेवलप करते हो तो एक क्विक फायर खेलते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है डन। कि इतनी हैवी जो डेवलपमेंट होती हैं उसमें क्या प्रेफर आप करते हो, विंडोज़ या एप्पल? एप्पल, नो डाउट। विंडोज़ जो होता है वो बना ही नहीं होता डेवलपमेंट के लिए। इट्स एक्चुअली जस्ट थोड़ा आप वर्ड वगैरह चला लो। मैकबुक एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल, और आजकल के जो मैक हैं वो तो और पावरफुल हो गए हैं। तो एप्पल एनी डे, और ब्लाइंडली आई विल से एप्पल। ओके। एप्लीकेशन डेवलपमेंट कौन सा बेटर होता है, एंड्रॉयड या iOS? सो इसमें इजी एंड्रॉयड होता है, पर जो अच्छी क्वालिटी निकल के आती है वो हमेशा एप्पल की अच्छी होती है। यार ऐप को होस्ट करने के लिए कुछ चार्जेस लगते हैं। हम्म। एंड्रॉयड में क्या चार्जेस होते हैं एंड iOS के क्या चार्जेस होते हैं और किसके ज़्यादा हैं? सो एंड्रॉयड में लाइफ टाइम आप पूरा उनका प्ले स्टोर सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, $25 का। एंड अब उसमें अनलिमिटेड ऐप्स डालो, इट्स अ लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। वेयर एज एप्पल इज लिटिल एक्सपेंसिव, सो आपको ईयरली $100 पे करने होते हैं उनको। तो हर ईयर में रिचार्ज होते रहेगा, आप नहीं करोगे तो ऐप हटा देंगे आपकी। ओके। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से विच इज़ बेटर, एंड्रॉयड और iOS? iOS, नो डाउट। जैसे इसमें ये थोड़ा सा ये भी होता है कि iOS अपना इवेंचुअली काफ़ी अपडेट्स निकालता है, और अपडेट्स में भी हमें थोड़ा, बिकॉज ये अब जैसे $100 है पे करना है, iOS डेवलपमेंट ओवरऑल थोड़ा सा ज़्यादा सिक्योर रहता है इन टर्म्स ऑफ प्रिवेसी। एंड्रॉयड में बिकॉज $25 आप देना है और लाइफ टाइम आप कितनी भी ऐप्स डाल सकते हो, तो लोग बहुत ऐसी एरी गेरी ऐप्स भी डालना शुरू कर देते हैं, तो विच इज़ थोड़ा सा सिक्योरिटी कंसर्न। ओके। अगर बात ऐप डेवलपमेंट की करी जाए तो विच इज़ इजी ऑप्शन, एंड्रॉयड और iOS? तो एंड्रॉयड इज़ ईजी एंट्री पॉइंट फॉर एनी वन, बिकॉज उसमें कोई सेटअप इतना ज़्यादा आपको हैवी नहीं चाहिए होता इनिशियली। वेयर एज अगर हम iOS देखेंगे, iOS में यू नीड पूरा iOS इकोसिस्टम, तो आपको 1.5-2 लाख का पहले आपको खरीदना पड़ेगा सेटअप, तब जाके आप शुरू कर सकते हो iOS डेवलपमेंट। तो एंट्री पॉइंट ईजी रहता है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड ईजी भी होती है ऐप्स बनाना। यार क्रैक्ड वर्जन होते हैं एप्लीकेशंस के, एंड्रॉयड में तो होते हैं, एप्पल में भी होते हैं? एप्पल में आप क्रैक्ड वर्जन नहीं डाल सकते। अगर आप क्रैक वर्जन डालते हो तो एप्पल
सिक्योरिटी पर्पज से, जैसे मैंने बताया, तो थोड़ा स्ट्रिक्ट है। तो वो एक्चुअली या तो आपकी वारंटी कैंसिल कर देगा, कुछ कर देगा, तो आप यू कांट यूज़ योर फ़ोन उसके बाद से, मतलब वो वारंटी में क्लेम नहीं कर सकते आप। बट वेयर एज एंड्रॉयड आप बहुत इजीली क्रैक वर्जन डाल सकते हो। पर यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, क्रैक वर्जन्स की सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। उनको कोई भी पॉलिसी नहीं रोक रही कुछ करने से। तो जो तुम्हारा मोबाइल डेटा है वो इजीली लीक हो सकता है, बहुत इजीली। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, बहुत करंट ऐप्स के साथ हुआ भी है, उनके साथ केस भी हुआ है, सब चीज़ हुई है। तो प्लीज़, मतलब मैं एक चीज़ रिक्वेस्ट वैसे सबसे करूँगा कि जो भी करो एटलीस्ट प्ले स्टोर से करो। इवन तो प्ले स्टोर वाली चीज़ जो है वो भी सिक्योर नहीं है इतनी, पर प्ले स्टोर से करना तब भी एक ईजियर और सेफर ऑप्शन रहता है, रादर देन आप कोई APK डाउनलोड कर लो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट। ओके यार, कुछ कुछ जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एक्सेस मांगती हैं गैलरी का। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर किसी के पास जैसे पर्सनल फ़ोटोज़ हैं गैलरी में, तो गैलरी का एक्सेस देना कितना सेफ़ है किसी एप्लीकेशन को, एंड जो डेवलपर बैठा है बैकएंड में, तो क्या वो गैलरी एक्सेस कर सकता है? इसमें बात आ जाती है क्वालिटी की, कि कैसी क्वालिटी ऑफ ऐप बन रही है। बिकॉज जैसे मैंने बोला, थोड़ा सा इजी एंट्री पॉइंट होता है एंड्रॉयड का, और इवन $25 आप देके कितनी भी ऐप्स डाल सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये देखना होता है यार, गैलरी ऑब्वियसली इट्स वेरी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखना होता है कि जो आप ऐप डाउनलोड कर रहे हो किसने बनाई है, क्या कंपनी है, क्या एक वो ऑफिशियल बड़ी कंपनी है। अब जैसे इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम का ऑब्वियसली डाउनलोड कर रहे हो, वो गैलरी एक्सेस मांगेगा, यू कैन ब्लाइंडली गिव देम, बिकॉज वो पूरा जो डेटा है वो इनक्रिप्टेड है। एंड ये इतना ज़्यादा वो सेफ्टी को देखते हैं, मेजर लेके चलते हैं इन सब चीज़ों को, कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे अब एक डेवलपर है जो छोटा सा, उसने कॉलेज प्रोजेक्ट बनाया, उसने डाल दी ऐप प्ले स्टोर पे, डाल तो सकता ही है। अब क्या वो ये सारे मेजर्स ले रहा है इनक्रिप्शन के, सेफ्टी के? और द रियल ट्रुथ इज वो नहीं लेते, राइट। तो देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि उनके पास वो फोटोज़ का एक्सेस हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्ले स्टोर वगैरह, कोई भी, दे कांट वेरीफाई कि वो एक्चुअली डेटा जो जा रहा है वो सेफ है पीछे या क्या है। इसलिए जो भी ऐप्स तुम डाउनलोड करो, ट्रस्टेड सोर्सेज से हो। ऐसे इधर उधर से कोई भी ऐप ना डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। वेयर एज यहाँ पे अगर मैं सिंपल एप्पल पे भी आऊँ, एप्पल बहुत सिक्योर है। एप्पल इज़ वे टू स्ट्रिक्ट इन सब मामलों में, और वो बहुत सारे फॉर्म्स भरवाता है आपसे, बहुत सारी चीज़ें करवाता है जिससे आप इजीली नहीं कर सकते। एंड दे इवन टेस्ट अच्छे से सारी चीज़ें कि नेटवर्क पे अगर जा रहा है वो कैसे जा रहा है, सेव हो रही है अच्छे से इनक्रिप्टेड फॉर्म में या नहीं। तो एप्पल इन सब मामलों में बहुत ज़्यादा अच्छा है, पर एंड्रॉयड नहीं है। तो आई वॉन्ट से कि एंड्रॉयड से कोई इधर उधर की ऐप डाउनलोड मत करके कोई गैलरी को एक्सेस मत देना। और ऑब्वियसली आप सारी जो एक्सेस है उनको डिनाई भी कर सकते हो। Right. अगर डिनाई के बिना नहीं चल पा रही तो फिर ऑब्वियसली देख लो कि अगर कोई और ऑप्शन है तो, या फिर ट्रस्टेड को ही एक्सेस दो गैलरी का। इसी को ही बैड साइड ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। यस। सो क्योंकि अब इतने सारे लोग हैं और वो कॉलेज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, इवन वो ना अपना इसको बना देते कि अरे ये तो ऐसे ही चलता है। ऐसा होता नहीं है। इट्स नॉट सिंपल कि भाई बना दी तुमने ऐप और भाई डाल देते हम तो और बस बन गई ऐप। नहीं यार, एक्चुअली इंडिया में ना बहुत ये सीरियसली नहीं लिया जाता। बाहर की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉज हैं इसके अगेंस्ट, कि अगर पकड़ा गया कोई भी बंदा भी तो उस पर केस वगैरह भी होगा, एंड देयर आर स्ट्रिक्ट रूल्स वहाँ पे। इंडिया में थोड़ा सा ये लाइटली लिया जाता है। तो ये है बैड साइड, और लोग इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं। पर एज अ गुड डेवलपर आपको ये ध्यान रखना होता है कि यार सही चले सब चीज़। यार आजकल ना जैसे लोग क्या काम करते हैं कि ओपन सोर्स, आपने नाम सुना होगा कि गिटहब पे अपना कोड डाल दिया, या काफ़ी सारे डेवलपर्स होते हैं उनके प्रोडक्ट के कोड होता है, एंड उसमें कोई भी जाके चेंजेस कर सकता है, वहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर सकता है एंड उसमें चेंजेस कर सकता है। तो इसके बारे में यार थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को थोड़ा सा आइडिया दो आप। सो जो भी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, दे आर वेरी गुड। अगर कोई एक्चुअली कोड है ओपन सोर्स, और अगर इफ़ यू आर डाउनलोडिंग एनी सर्विस या कोई ऐप डाउनलोड कर रहे हो या कोई वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो ओपन सोर्सेज को एक्चुअली ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर पब्लिक टू सी। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊँ, कि जो कोड है, जो पूरा हम जिस पे कोड जो बना रहे हैं, वो सारा का सारा अवेलेबल है पब्लिक के लिए। इवन मतलब आप भी डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं भी डाउनलोड कर सकता हूँ, एनी पर्सन कैन डाउनलोड दैट, और वो देख सकता है कि व्हाट्स द वर्किंग बिहाइंड, कि क्या चल रहा है। तो इससे क्या होता है, ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इजीली बिल्ड होता है। और कंपनी साइड से अगर मैं बताऊँ, कंपनी साइड को एडवांटेज मिल जाता है थोड़ा सा इसमें, कि
उनको वर्कफोर्स खुद नहीं रखनी। अगर उनके बहुत सारे लोग हैं जो यूज़ करते हैं उनकी एप्लीकेशन, तो क्या होता है, लोग ना गुड फेथ में होता है कि यार मेरे को ना ये कमी लग रही है, मैं ना खुद ही इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो वो सॉल्व करने के लिए खुद ही उसमें मेहनत करके चीज़ें कर लेते हैं। तो ओपन सोर्स अगर कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसको एक्चुअली ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है, क्योंकि प्राइवेट में पीछे पीछे क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, पर ओपन सोर्स में हमें पता है कि क्या चल रही है चीज़ें। और कंट्रीब्यूशन अगर आप करते हो ओपन सोर्सेज के अंदर, तो अगर कंपनी खुश हुई, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, फीचर बहुत अच्छा बनाया, दे इवन पे यू अकॉर्डिंग की अच्छा यार ये तो बहुत अच्छा फीचर था, सो हे इज़ दिस। तो इसको एक्चुअली ओपन सोर्स डेवलपमेंट एक चीज़ भी होती है ये। तो पीपल स्टार्ट दिस अर्ली, उसमें अपने काफ़ी कॉलेज वगैरह में भी करना स्टार्ट कर देते हैं कि अगर उनको कोई स्किल आई तो वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं। यार जैसे ओपन सोर्स में आप बता रहे हो कि लोग उसमें अपने कंट्रीब्यूशन ऐड करते हैं, ऐसे ही एक टर्म है बग बाउंटी, कि लोग बग्स ढूंढते हैं एंड कंपनी उनको फिर रिवॉर्ड देती है। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो आप। सो बग बाउंटी बस बेसिकली कुछ नहीं है। आप किसी भी, जैसे गूगल हो गया, गूगल का कोई सर्विस यूज़ कर रहे हो, जैसे इवन लाइक गूगल का वर्ड होता है, जो शीट्स होती है, डॉक होता है, आप क्या करते हो उसमें बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करना स्टार्ट कर देते हो और बहुत एज केसेस देखते हो जो इवन काफ़ी डेवलपर्स से मिस हो जाता है। अगर वो आप एज केस कुछ ऐसा है जो बड़े लोगों को इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो आप एक्चुअली डाल देते हो कहीं पे भी, किसी भी सोशल मीडिया पे जहाँ पे गूगल वगैरह वाले लोग देखते हैं, यू टैग देम। अगर उनको वो लगता है कि दिस इज़ अ वेरी गुड बग जो कि हमें भी नहीं मिला, क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव इतनी बड़ी टेस्टिंग टीम और उस पूरा जो प्रोडक्ट है वो टेस्ट इतनी बार होता है, और उसके बाद भी अगर तुम्हें बग मिलता है तो उनको वो होता है कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो बिकॉज ऑफ दैट वो क्या करते हैं, लोगों को पैसे दे देते हैं कि अच्छा यार तुमने ये बग ढूंढा, और जितना बड़ा बग ढूंढोगे एक्चुअली उतना बड़ा पैसे मिलते हैं। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी लोगों को करोड़ में फिगर्स मिला था फॉर फाइंडिंग अ बग एज वेल, कि एक छोटा सा बग एंड दे गॉट सम फिगर्स इन करोड्स की। वाओ यार, तो ये भी एक ऐसे जॉब का है, बट इट्स नॉट दैट कॉमन। इसमें बहुत काफी लोग ज़्यादा इसको फुल टाइम जॉब की तरह ही मतलब लेते हैं, हाँ, पर ये इट्स अ टफ जॉब, आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, टेस्टिंग बहुत रिग्रेस होती है, तो इट्स नॉट एन ईजी थिंग। यार कनिष्क, जैसे कोई डेवलपर है एंड आजकल क्या सीन चल रहा है कि एआई आपको पूरा कोड लिख के दे देगा, कि सपोज़ कि अगर आपको एक वेबसाइट का पेज का कोड लिखना है तो जब आपको टाइम लग जाता है, 2 दिन लग गए, 3 दिन लग गए, आप एआई पे डालो कि मेरे को इतने बटन चाहिए, ये आइकन चाहिए, ऐसे ऐसे चाहिए, ये इमेज चाहिए, वो आपको सारा कोड लिख के दे देगा। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? मैं पर्सनली इसको बहुत अच्छा टूल देखता हूँ, अपना टाइप ऑफ एज अ बडी मान लेता हूँ कि यार ये तो मेरा दोस्त है और ये मेरी हेल्प कर रहा है चीज़ों को करने में, इम्प्लीमेंट करने में। कि अब जैसे मेरे को एक टास्क मिला, थोड़ा सा बड़ा टास्क है, जिसको मैं, जब तक एआई नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, वो 1 हफ्ते में होता था टास्क, राइट। अब मेरे पास ये टूल आ गया, मैं इसको एक स्ट्रक्चर दे सकता हूँ, मैं स्ट्रक्चर दे के मैं ये बोल सकता हूँ कि यार ये मुझे बनाना है, तो हेल्प कर। अब नाउ धीरे धीरे करके आप स्टार्ट कर दो और वो धीरे धीरे बनते रहेगी चीज़ें। सो इट्स अ वेरी गुड हेल्पिंग टूल जो कि आपको यूज़ करना ही करना चाहिए अब के ज़माने में। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट, तो मैं एक्चुअली बोलूँगा देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू एंड यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ। यूज़ चैट जीपीटी करना ही है। बट एज अ बिजनेस ओनर, अगर कोई आपका एम्प्लॉय चैट जीपीटी यूज़ कर रहा है तो आर यू ओके विद दैट? मैं तो उसको शाबाशी दूंगा, क्योंकि ही इज़ बीइंग स्मार्ट, ही इज़ नॉट बीइंग अ हार्ड वर्कर, जो कि अब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, तुम्हें नॉलेज होना ज़रूरी है सबसे पहले चैट जीपीटी को यूज़ करने से पहले। चैट जीपीटी को यूज़ करने के नॉलेज इफ़ यू हैव, कि यार इसने मेरे को ये कोड दिया, ठीक है, एग्जैक्ट कोड तो वो होता नहीं है, बिल्कुल सही नहीं होता, ठीक है, उसमें चीज़ें दिक्कतें Changes होती करने है। होते अब वो चेंजेस अगर आप कर पा रहे हो तो क्या दिक्कत है? आपका जो ऑब्वियसली 2 दिन का काम था, चैट जीपीटी ने 1 घंटे 2 घंटे में कर दिया आपके लिए, और 2 घंटे में आप करके उसमें चेंजेस करके जो 2 दिन का काम आपने 3 घंटे में दे दिया। यार मैं तो उसको स्मार्ट वर्क बोलूँगा रादर देन हार्ड वर्क। और एक जगह वहाँ पे 2 दिन से लगा एक बंदा सेम ही चीज़ कर रहा है, तो क्यों? मुझे नहीं चाहिए यार। मतलब तो मेरे को तो चाहिए जो एक्चुअली यूज़ करे चैट जीपीटी। बहुत सारे टूल्स आ गए अब तो जितने टूल्स वो यूज़ कर रहा है, आई विल बी हैप्पी ज़्यादा। नाइस यार। चलो अभी तो जैसे चैट जीपीटी आ गया, बट चैट जीपीटी से पहले जैसे मेरे जो दोस्त हैं काफ़ी अच्छी अच्छी पोजीशन पे अभी वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भाई डेवलपिंग हम जब करते हैं हम तो सीधा गूगल की हेल्प लेते हैं। ये चीज़ सही है? ऐसा हाँ होता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। डेवलपमेंट इतनी वास्ट चीज़ हो गई है और इतने सारे अपडेट्स आते हैं, नो वन कैन रिमेंबर सारी चीज़ें।
चैट जीपीटी से पहले गूगल ही था, एक वेबसाइट है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, गीक फॉर गीक्स, Yes. वो लोग क्या काम करते हैं उसने मेरे को बताया कि भाई हम क्वेश्चन उस पर जाएंगे, उसमें लोगों ने सॉल्यूशन दिया हुआ होता है कि Yes. आप ऐसे ऐसे करो Yes. और हो Yes. जाएगा काम। यस, तो वो ये, इससे पहले गूगल चलता था, स्टैक ओवरफ्लो पे लोग देखते थे कि क्या है, खुद भी क्वेश्चंस पूछते थे, तो डेवलपर ने एक कम्युनिटी बना लिखी थी। अब जैसे मुझे एक चीज़ आती है सॉल्व करनी, किसी को नहीं आ रही, मैं उसकी हेल्प कर दूंगा, यार देख इसको ऐसे कर ले, राइट। तो पहले वो चलता था, अब ये सारी चीज़ें नॉलेज आ गई चैट जीपीटी में कि यार चैट जीपीटी वैसी वेब सर्च भी कर सकता है, सब चीज़ है। तो चैट जीपीटी को मैं सीधा बोलूँगा यार ये करना है, वो सीधे सीधा 1 मिनट में आंसर दे देता है। वही है, ये सारे टूल्स हैं, और ऑब्वियसली इतना बड़ा डेवलपमेंट है कि तुम याद नहीं रख सकते सब चीज़ें, ना ही याद रखनी होती है, कभी नहीं होता। इवन जो लाइक कितने भी बड़े डेवलपर हों, वो सब लोग गूगल यूज़ करेंगे ही। तो यार आने वाले टाइम में क्या ऐसा हो सकता है कि चैट जीपीटी लोगों की जॉब्स खा जाए, स्पेशली डेवलपर्स की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। एक लेवल तक यस इफेक्ट होंगी चीज़ें, क्योंकि अभी भी वो हो रहा है। येस्टरडे आई वाज रीडिंग दिस, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि एक चेक करके एक प्लेटफॉर्म था। चेक बेसिकली क्या करता था, जितने क्वेश्चंस होते थे तो वो क्वेश्चंस के आंसर्स देता था तुम्हें। वहाँ पे उन्होंने टीचर्स, पूरे डेवलपमेंट टीम सब बिठा रखी थी। अब जब से चैट जीपीटी आया है, उन्होंने 5 लाख सब्सक्राइबर्स अपने लूज करे हैं, एंड उस वजह से दे हैड टू फायर 25% ऑफ देयर वर्कफोर्स, राइट। अब इतनी बड़ी कंपनी थी चेक, पूरा वर्ल्ड वाइड इट वॉज वेरी फेमस। अब ऑब्वियसली ऐसे करके जॉब इफेक्ट होंगी, क्यों? क्योंकि अब लोगों को स्मार्टर वे मिलने लग गया है। पर ऐसा नहीं होगा कि पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्यों? क्योंकि चीज़ों को बिल्ड करने में अभी भी यू नीड मैन फोर्स। इंसान को टेक ओवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, लॉजिक हमारा है, इमोशंस है हमारे पास। मैं चैट जीपीटी से बात ही नहीं कर सकता इमोशनली जैसे आपसे कर रहा हूँ, राइट। हम एक अंदर लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं, सब चीज़ है, पर जीपीटी बस आपको जो पूछोगे उसका आंसर दे देगा। तो इट्स अ टूल। ये गूगल पहले ही करता था, ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स कर रहे थे, अब बस जीपीटी आ गया तो ऐसा लोगों को लग रहा है हाँ बस जॉब चली जाएगी। नहीं, बस आपको अब अप टू डेट होके जीपीटी को स्मार्टली यूज़ करना है। कैसे आप फास्ट कर सकते हो काम, ये सब चीज़ें अप टू डेट आपको रखना पड़ेगा अपने आप को। जो रख रहा है वो एक्चुअली आगे बढ़ते रहेगा। यार कनिष्क, आपका जैसे बैकग्राउंड रहा है कि आपने बीटेक करी है कंप्यूटर साइंस में, अभी रिसेंटली एक ट्रेंड जो आया है कि कॉलेज ने सीएस ब्रांच को डिवाइड कर दिया है कि जैसे एआई हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया। तो इसको आप कैसे देखते हो कि इसके पॉजिटिव्स हैं या इसके नेगेटिव्स हैं? मेरे हिसाब से इसमें नेगेटिव्स काफ़ी ज़्यादा है। नेगेटिव ये है कि आप बोल रहे हो कॉलेज में हमें एक ब्रांच लेनी है, राइट, और वो स्पेशलाइजेशन हो गया। 12th के बाद जब बंदा अपना ग्रेजुएशन करने के लिए निकल रहा है, यार उसको कोई नॉलेज ही नहीं है, उसको नहीं पढ़ाया गया ये सब। अभी ये वो अभी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके निकला है, राइट। और अब तुम उसको बोल रहे हो तुम्हें एक स्पेशलाइजेशन चूज करनी है, कौन सी करोगे ना? उसको पता है कि यार क्या उसके इंटरेस्ट हैं, वो उसको किस में मन लगेगा। अब हो सकता है एक बंदा डेवलपमेंट करना चाहता हो, वो ले ले ब्लॉकचेन या एमएल या एआई, और वो फंस जाए वहाँ पे, और वो बोले यार मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है। तो इट्स नॉट अ गुड थिंग मेरे हिसाब से। मैं चाहता हूँ कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, गो फॉर अ जनरल डिग्री ओनली, और ये सारी चीज़ें साइड साइड में एक्सप्लोर करो। सब्जेक्ट्स तो तब भी तुम ले सकते हो ये सारे के सारे कॉलेज के अंदर। टेक दो सब्जेक्ट्स, अगर तब इंटरेस्ट आता है तब वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करो, पर डोंट गो फॉर ऐसा बिल्कुल ही स्पेशलाइजेशन। इसमें दूसरा पॉइंट एक और आता है, फैकल्टी नहीं है इन स्पेशलाइजेशन को पढ़ाने के लिए। अभी ये सारे इतने न्यू ब्रांचेज हैं कि जो फैकल्टीज़ भी हैं उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस ही कर रखा है अपने ज़माने में, राइट। और वो जो पीएचडी कर रखी है उन्होंने यही सब करा है, तो उनको नॉलेज नहीं है। ना ही इंडिया में अभी कॉन्सेप्ट है कि बाहर से गेस्ट लेक्चर्स हो रहे हैं, प्रोफेसर्स बाहर जो यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड से। तो अभी इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं हुआ है शुरू। तो अगर मेरा सजेशन मांगा जाए तो मेरा सजेशन हमेशा ये होगा, गो फॉर अ जनरल डिग्री रादर देन अ स्पेसिफाइड डिग्री, क्योंकि तुम फंस जाओगे अगर तुम स्पेसिफाइड में चले गए। तो ना तुम्हें मन करेगा इधर, ना तुम इधर का काम कर पाओगे, दोनों चीज़ें मिक्स मैच चली जाएगी, राइट। और ये चीज़ इसलिए भी है ना क्योंकि ये जो अभी न्यू कॉन्सेप्ट्स आए हैं ये अभी फुली एक्सप्लोर्ड नहीं है। हाँ, ये अभी अंडर डेवलपमेंट है। यस, अंडर डेवलपमेंट है, धीरे धीरे बिल्ड हो रहे हैं, सब चीज़ है। तो इसमें ना बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा, इवन जो पढ़ा रहा है उसको। हाँ। अगर वही अप टू डेट नहीं है, वो बस बुक से नॉलेज पढ़ा रहे हैं, वो 2 साल पुराना 3 साल पुराना पढ़ा रहे हैं, दैट विल नॉट वर्क फॉर यू, राइट। क्योंकि बहुत इंडस्ट्री चेंजिंग है ये वाली। यार अभी सीन ऐसा है मार्केट में कि लोगों को डेवलपर जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा ना फैसिनेट करता है
कि जो लोग कोडिंग कर रहे हैं, लोगों को लगता है कि यार ये वाह यार, इसका तो 40 लाख का 50 लाख का पैकेज है। तो उन्हें वो फिगर सुन के ना बहुत ज़्यादा एक फैसिनेशन होती है। तो ये तो एक इसका पॉजिटिव साइड है। इसका नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव साइड एक्चुअली बहुत शॉकिंग है। सबसे पहली चीज़, कोडिंग ना एक बहुत लोनली जॉब है। लोनली जॉब इन द सेंस लाइक आप ना बहुत अकेले में, एक आइसोलेशन में अपने ही अंदर अंदर काम करते हो, और इवेंचुअली आप बहुत बोर होने लगते हो, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका जो माइंड है वो काम नहीं करता। ठीक है, और इट्स अ थिंग कि लोग जो अभी कर भी रहे हैं, अगर आपको करना है यार स्टार्ट, या तो पहले आपको स्टार्टिंग में कोडिंग या तो अंदर से आए। कोडिंग अंदर से आना बहुत ज़रूरी है इस फील्ड में बने रहने के लिए। पर इवेंचुअली अगर जिन जिन को पसंद भी है कोडिंग, उनको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। नेगेटिव साइड कोडिंग का सबसे बड़ा ये है कि बहुत अकेले वाली जॉब है ये। इसमें आपको बस एक टास्क दे दिया जाएगा। अगर आप देखो बाहर से हमेशा यही होता है, कोई टास्क दे दिया जाएगा और वो आपको आप टास्क करना है। तो कैसे करोगे वो आप अब आपके ऊपर है, क्या करना है। फीडबैक मिलता है, फिर वापस आप खुद लग जाते हो, सब चीज़ है। तो आप ना अकेले बहुत पड़ जाते हो इस चीज़ में। वेयर एज अगर जैसे कंपेयर करें, मार्केटिंग की है, स्ट्रैटेजी बननी है, आप डिस्कशंस करोगे, मीटिंग्स बहुत होती है, सब चीज़ होती है। टेक में ऐसा नहीं होता। टेक में एक बार मंडे को आपने अपडेट दे दिया, ठीक है, दिन में एक बार अपडेट मांगा जाएगा आपसे, और वो सबसे ही होता है। फिर उसके बाद आप यू आर ऑन योर ओन। तो इट्स अ वेरी लोनली जॉब, और ये इसका नेगेटिव है। इस वजह से लोगों को ना इवेंचुअली पसंद आनी भी बंद हो जाती है। इसमें दो ही रीज़न यही है कि आप बोर होने लगते हो, आपको लगता है यार नहीं यार दिस इज़ नॉट फॉर मी। वेयर एज द रीज़न इज़ दूसरा कि आप अकेले पढ़ रहे हो बस। दूसरी चीज़ कि कोडिंग अगर आपको अंदर से नहीं आ रही है तो दैट्स अ प्रॉब्लम। आप बहुत जल्दी थकोगे, बहुत जल्दी आपको मन ही नहीं करेगा, आप छोड़ दोगे, आप बोलोगे यार ये तो मेरी बस की नहीं है। नहीं, तो कोडिंग जब तक अंदर से नहीं आ रही तब तक प्लीज़ डोंट परस्यू दैट। तो इसमें मैं एक बात बोलूँगा कि पीयर प्रेशर में आके मत करना, ठीक है। कोई पैकेजेस पे ज़्यादा अट्रैक्ट मत होना। अगर यार तुम्हें मन है, करने का मन ज़्यादा कर रहा है तो ही घुसो, वरना डोंट, वरना चूज़ मत करो कोडिंग। थैंक्स यार ये बात बताने के लिए। ये काफ़ी सारी मतलब जनता को ये बात पता चलेगी आपके थ्रू, और काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही नहीं होती है ये चीज़ें। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, एंड ये जिससे भी मैं कनेक्ट करता हूँ वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं इस बारे में, वो तो है। यार कनिष्क, जैसे आप रिक्रूटमेंट करते हो तो आपके पास सीवी आए दो। एक कैंडिडेट ने आईआईटी से ग्रेजुएशन करी है एंड एक ने नॉर्मल कॉलेज से ग्रेजुएशन करी है। तो इसमें आईआईटी का टैग कितना इंपॉर्टेंस रखता है? सो मेरे लिए आईआईटी का टैग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे को स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है। थोड़ा सा मैंने आजकल ये ट्रेंड देखा है, मेरे काफ़ी दोस्त थे जो आईआईटी में भी गए थे, जब हम उसमें थे स्कूल में, तो वो आईआईटी में जाके ना मस्ती मार रहे थे, और उनका ना लास्ट तक मस्ती वाला पीरियड चला है। पूरे रोज स्टोरीज देख रहा हूँ तो भाई इंस्टाग्राम पे भाई मस्ती है, पार्टी चल रही है, कुछ चल रही है। तो इससे जो मेरे को फील आई थी यार कि ऐसा थोड़ी है कि तुम आईआईटी पहुंच गए तो हो गया। साथ ही साथ अगर मैं अपने बिल्कुल अपने साइड वाले दोस्तों को देखूं जो मेरे साइड में ही थे, दे वर नॉट इन आईआईटीज, पर दे वर ट्राइंग टू डू समथिंग इन लाइफ। वो ना कुछ अचीव करने में पीछे लगे थे। उनके अंदर वो एनर्जी तब भी थी आफ्टर 12th। इवन उन्होंने मेंस दिया, सेम ही मेंस एडवांस सेम दिया, तब भी उनको निकल के था नहीं यार अब भाई हमने कुछ किया नहीं है, कुछ करना है। तो वो जो लाइक मैंने डिफरेंस देखा है, और ऑब्वियसली दोनों साइड से देखा जाए तो आईआईटी में तब भी अच्छे लोग हैं, दे आर लाइक वेरी स्मार्ट, सब चीज़ है। तो मेरे को ना ये टैग मैटर नहीं करता। मैं दोनों को सेम ही चीज़ें से देखूंगा, सेम ही नज़रिए से देखूंगा। कोई मेरे लिए कॉलेज मैटर नहीं करता, और ना ही आजकल के लोगों को करना चाहिए, और ना ही वो कर रहे हैं, क्योंकि गूगल टियर 3 कॉलेजेस से भी उठा रहा है लोगों को। अब ये थोड़ा सा मिथ हो गया है आईआईटी का टैग फॉर कंप्यूटर साइंस, तो एटलीस्ट। यार अब ना थोड़ा सा आपके स्टार्टअप वाली साइड पे जाते हैं। अब आप एक एंटरप्रेन्योर हो। बैंगलोर के लिए ऐसा कहा जाता है कि वो स्टार्टअप का हब है, जो कि गलत नहीं है, सही चीज़ है। बट काफ़ी सारे लोग ना शिफ्ट हो रहे हैं अब और सिटीज़ की तरफ। आप नोएडा बेस्ड हो, आपका स्टार्टअप नोएडा बेस्ड है। आप इस चीज़ को कैसे देखते हो कि अगर आप अपना स्टार्टअप बैंगलोर में जाके इस्टेब्लिश करते तो आपको ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मिलती? कुछ ऐसा आपने कुछ डिफरेंस फील करा है? ऐसा डिफरेंस अभी तक तो फील नहीं हुआ है मेरे को, बिकॉज हमारा सारा का सारा काम ना ऑनलाइन हो गया है, डिजिटल हो गया है, सबके पास इंटरनेट है। आई कैन रीच आउट टू एनी वन पूरे दुनिया में। तो जो मैं काम बैंगलोर से करूँगा वो मैं नोएडा से कर ही रहा हूँ। तो मेरे को एज सच इसमें डिफरेंस नहीं दिखा। जितना डिफरेंस मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा लोग अपने काइंड के मिलते हैं बैंगलोर में।
दैट्स वाई थोड़ा सा लोग ना ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं उसकी तरफ। पर अगर तुम्हें काम स्टार्ट करना है तो देखो, इवेंचुअली तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वहीं पे जाके काम स्टार्ट करोगे, नहीं। स्टार्ट तो तुम कहीं से कर सकते हो, अपने घर में कमरे में बैठ के कर सकते हो काम स्टार्ट। इवेंचुअली अगर यार कंपनी एक लेवल पे पहुंच गई तो ऑब्वियसली यू वुड लाइक वहाँ पे बैठना जहाँ पे तुम्हें ना नोटिस किया जाए। बाहर निकल रहे हैं लोग और लिखा हुआ है यार एक जॉर्डले इन्फोटेक लिखा हुआ है कंपनी का नाम बिल्डिंग के ऊपर, तो ऐसा लगेगा ना यार कुछ तो कंपनी है ना, ये बढ़िया कंपनी है। तुम सर्च करोगे, पता चलता है, दूसरे फाउंडर्स को पता चलता है, तो वो एक एनवायरनमेंट मिल जाता है। पर आई फील वो नोएडा में भी बनने लग गया है, प्लस वो काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में अब बनने लग गया है एनवायरनमेंट। इतने स्टार्टअप्स बन रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो सब बैंगलोर से ही बन रहे हैं और सब बैंगलोर में ही हो रहा है, नहीं, वो अब हर जगह हो रहा है। तो द ग्रोथ इज़ गुड। तो ऐसा नहीं है, तो नोएडा में मुझे अभी तक तो कुछ फील नहीं हुआ ना। आई थिंक मेरे को आई गेस कुछ लगता है इसके बारे में ज़्यादा। तो जैसे लैक ऑफ टैलेंट आपको कुछ फील हुआ यहाँ दिल्ली एनसीआर में, नोएडा में? बिल्कुल भी नहीं। मैंने अभी तक जो हायर करे हैं, मैंने काफ़ी लोग दिल्ली एनसीआर के किए हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, सब चीज़ है, कोई ऐसा वो नहीं है, एवरीथिंग इज़ प्रीटी गुड। मुझे आई डोंट थिंक सो मेरे को कोई ऐसे नीड लगती है कि मैं बैंगलोर जाके कुछ स्टार्टअप करूँगा, ना ही मेरे थॉट आया दिमाग में। पर ऐसा नहीं है। और टैलेंट जो है वो भी यार दिल्ली से ही मंगवा लेते हैं लोगों को, तो हम तो दिल्ली में है ही, नोएडा में है ही, तो इतना डिफरेंस नहीं है, सब बढ़िया। नाइस यार। तो कनिष्क यार, एक फाइनल एडवाइस जो आप देना चाहोगे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, जो अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स डेवलप करना चाहते हैं एंड जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए आप एक क्या एडवाइस देना चाहोगे? सो मेरी एक नहीं, थोड़ी सी लंबी एडवाइस रहेगी, पर एडवाइस ये है यार, चीज़ों से डरना मत। चीज़ों को लगता है टाइम बनने में, तो वो लगाना टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। स्लो चल रहे हो, पर अगर चल रहे हो वो मैटर करता है, स्लो चलना मैटर नहीं है। अच्छे से अपना बेस बनाना, फाउंडेशन जो बना रहे हो अच्छा बनाओ, मेंटर अच्छा चूज़ करना, और जितना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हो, जितने प्रोजेक्ट्स, जितने इंटर्नशिप्स कर सकते हो इन डेवलपमेंट फील्ड एटलीस्ट, वो ज़रूर करना। तो ये 5-6 एडवाइसेज जो मेरे तरफ से हैं कि यार ये तो ज़रूर, इट्स अ मस्ट। थैंक यू सो मच यार कनिष्क, मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए एंड इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मेरे ऑडियंस को देने के लिए। मैं खुद एक डेवलपर रह चुका हूँ, थोड़ा अभी भी करता हूँ, बट ऐसा होता है कि जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हो जिसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होती है, तो आपको मिलके खुशी होती है और अच्छा लगता है कि यार कुछ आपने भी नॉलेज गेन करी। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालने के लिए। थैंक यू सो मच अतुल, एंड पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने। थैंक यू सो मच अतुल, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड आई होप और भी करेंगे आगे पॉडकास्ट, तो लेट्स सी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी बातचीत मिस्टर कनिष्क के साथ। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आज का डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा माइंडफुल सेशन था एंड आई होप कि काफ़ी सारे जो फ्रेशर्स हैं उन लोगों को पता चलेगा कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। अगर आपको कहीं पे भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, कहीं भी प्लेसमेंट जाके लेनी है, तो सबसे पहले जो कनिष्क ने मेरे को बताया कि वो लोग प्रोजेक्ट्स देखते हैं। तो आई होप कि आपको एक आइडिया मिला होगा कि कैसे प्रोजेक्ट्स बनाने हैं एंड रिज्यूमे कैसे बनाना है, अपने आप को कैसे ग्रूम करना है अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो। एंड अगर ये वीडियो आपको मेरा अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।